नो, क्रिएटिव डिग्निटी स्टार्टेड, मैं हिंदी में ही बात करती हाँ, हूँ। हिंदी प्लीज। यस यस। जैसे आप सभी जानते हैं कि क्रिएटिव, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, क्रिएटिव डिग्निटी रिलीफ के वक्त, कोविड के वक्त शुरू हुआ था। सब जो भी लोग क्राफ्ट सेक्टर के बारे में इंटरेस्टेड थे और जिनको परवाह थी, वो सब साथ में आए थे। और तभी से दे हैव बीन, सभी के सभी लोग क्राफ्ट सेक्टर की तरफ काम कर रहे हैं। तभी से अलग अलग चीजों की तरफ काम हुआ है। और अभी इस साल से हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे कुछ स्टडीज चलते हैं। और इस साल हम लोगों का पूरा जो नेटवर्क है उसमें कुछ हजार एक लोग हैं जो क्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसमें कारीगर भी हैं, बायर्स रहते हैं वो भी हैं, डिजाइनर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। और इस साल अभी हम लोगों ने ये जो ई चौपाल सीरीज जिसके लिए आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ, हम लोगों ने कुछ महीनों पहले एक हैंडलूम पे स्टडी करने का शुरू किया है। तो जिसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट हमारा सेशन किया था, जिसपे हम लोग शांतिपुर का जो रिवाइवल प्रोजेक्ट था, तो जो शांतिपुर वीवर्स थे उनके साथ हमारा फर्स्ट कॉल हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने जो आर्टिजन्स हैं जो पोचमपल्ली इकत पे काम करते हैं उनके साथ ये चर्चा की थी। और अभी तीसरे में जो है वो महेश्वरी आर्टिजन्स हमारे साथ हैं यहाँ पे, एंड वी हैव वन डिजाइनर, हमारे साथ एक डिजाइनर भी है। तो इस सेशन के थ्रू हम लोग जो भी बदलाव आ रहा है सालों सालों से किसी एक क्लस्टर में, वहाँ कुछ जो इश्यूज हैं, वहाँ के कोई एक्सपेक्टेशन है, कि जो वहाँ की नीड है वो सब हम समझ सकें, इसीलिए हम ये कॉल पे कनेक्ट होते हैं। मीरा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? Yeah, also, Krishna, you can say that at the end we'll come out with a report of all the clusters. हाँ हाँ। सो हम लोग अभी आज इसको मिला के ये हमारा तीसरा हो रहा है। हम लोग जब एक 10-15 क्लस्टर्स के बारे में बात कर लिए होंगे, सबके साथ बात किया होगा, उसके बाद ये 10-15 मीटिंग्स के बाद हम लोग एक बाहर स्टडी भी बाहर देंगे सबके लिए, ताकि सब लोग उसे पढ़ सके और सारे क्लस्टर्स के बारे में जान सके। तो जो भी ये कॉल से निकल के हमारा समझ आएगा, उसे हम एक इकट्ठा करेंगे पूरा 10-15 क्लस्टर्स के रिपोर्ट के फॉर्म में। और वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, तो जो भी सीडी नेटवर्क में है या उनसे कनेक्टेड है वो सबको हम लोग ओपन में रखेंगे सबके देखने के लिए। Okay, thanks, Krishna. Thanks. एनीबडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? मीनवाइल अमृत जी एंड क्षितिज कैन जॉइन। क्षितिज, कैन यू हियर अस? Yes, yes, I can hear you. Yeah, ग्रेट। even Deepak seems to be. Amrit Dada bhi, I think he joined. या अमृत जी, दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? Lata, I think we can Start. begin. Meanwhile, they figure out, like we can They talk are about. both in two दीपक जी, different. आप सुन पा रहे हो क्या हमको? He's on another device. ठीक है, let me start. Okay. Yeah. सभी को नमस्ते। अभी ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी मौका है, क्योंकि चारों जो हम बात कर रहे हैं वो सब महेश्वर क्लस्टर से है। और हमारे बीच में डिजाइनर है, वीवर है, एक एनजीओ भी है, जो सभी महेश्वर क्लस्टर में काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने परिचय 5 मिनट जैसे वेरी क्लुप्त में बताएं कि आपका ये जो काम है महेश्वर में, वो उसके बारे में, और अपने बारे में भी कि आप ये क्लस्टर में क्या करते हैं और आप ये महेश्वरी वीविंग के तरफ से कैसे आए। या पहले अमृत दादा आप बोल सकते हो। तो दीपक आपका ये काम कर रहा है, नहीं तो मोहम्मद जी आप शुरू कर दीजिए। हाँ, सबको पहले नमस्ते।
और ये आपने बहुत अच्छी पहल की है सबको जोड़ने के लिए और सबके विचार एक दूसरे को मालूम करने के लिए। दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। तो बहुत अच्छा काम किया है ये सर, एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, एक हाँ। दूसरे के विचार भी समझ सकते हैं और एक दूसरे की जो स्टोरी है वो भी समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम है। बट मेरी फैमिली का तो ये है कि मेरे पूर्वज जो थे, दादाजी परदादाजी, उनसे ये काम हैंडलूम का चला आ रहा है। पहले पगड़ियां बनाते थे, जो सर पे बांधने की पगड़ी होती थी, तो दादाजी के टाइम पे। तो उसके बाद में फिर जो पिताजी के टाइम पे फिर इंदूरी साड़ी के नाम से बिकती थी, जो कि रेशम और मसराई की बनती थी, कॉटन और रेशम मिल करके, तो वो इंदूरी साड़ी के नाम से बिकती थी। तो फिर पिताजी के टाइम के बाद में फिर हम लोग अब न्यू वैरायटी में आए, और न्यू वैरायटी में भी आए तो फिर वो उसमें श्रेय जाता है शालिनी देवी होलकर और रेवाज साइटी को। ओके, बढ़िया। तो आप तब से बुनाई कर रहे हो? तो आपने, मैंने सुना आप रेवा में भी काम किए थे कुछ साल। हाँ, मैंने 93 से 2003 तक के रेवा साइटी में काम किया था, यूनिट सुपरवाइजर के पद पे। बाद में आपने खुद का बिजनेस शुरू किया? हाँ, बाद में फिर अपना खुद का शुरू किया मैंने। ओके। तो आपका हाँ। बेटा नासिर भी आपके साथ अभी ये बिजनेस चला रहे हैं? हाँ, नासिर है मेरे साथ में, मुजम्मिल को आपके साथ दे दिया है मैंने। छोटा बेटा भी है एक मेरे पास में, मुदस्सिर, ओ, वो तो भी मुझे अभी, हेल्प करता है। बढ़िया। तो अमृत दादा, आप अपना परिचय देंगे थोड़ा कि आप हाँ, बुनाई। नमस्ते। मैं हूँ अमृत बिछुए और मैं सन 75 में मैंने ट्रेनिंग दिया था हैंडलूम फैक्ट्री में। तो मैं तब से इनके साथ में, महाराज साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, सन 76 77 से। तो आपकी फैमिली बुनाई में थी या आपने ही पहले नहीं, बुनाई? हमारे तो कई पूर्वजों से हमारी बुनाई कार्य हो रहा है। ओके। हमारे पिताजी भी डिजाइन मास्टर थे और हमारे दादा बाबा भी बुनाई का काम करते थे, दादी भी बुनाई का करते थे। हम शुरू से बुनाई का काम करने वाले। तो आप कितने साल से रेवा में काम कर रहे हैं? मैं रेवा में अपना 86 से आया हूँ मैं। या, हाँ, ठीक है, अच्छी। बढ़िया। हाँ, फिर मैं उन्नीस सौ आपसे, सॉरी, बताइए। 1986 में आया हूँ मैं। हम्म, और महाराज साहब के साथ में तो सन 78 से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जब उन्होंने शुरुआत की थी रेवा सोसाइटी की, तब से उनके साथ में था। बढ़िया, ठीक। ठीक है, थैंक यू। फिर हम आपके पास वापस आएंगे थोड़ा महेश्वरी साड़ी को समझने के लिए। राहत, आप ब्रीफली अपना परिचय देंगे? नमस्ते सभी को। मेरा नाम राहत अंसारी है। मैं महेश्वर से एक वीविंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं फोर्थ जनरेशन वीवर हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी वीविंग करते थे। वीविंग में इस तरह से आए हम पहले स्कूल कॉलेज के साथ साथ हम सैली मैडम हमको इंग्लिश के लिए कभी कभी हमें इनवाइट करती थी कि आप आइए इंग्लिश सीखिए। तो अ, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर बाद में हेमंत सर ने हमको जो वुमेन व्यूवर सोसाइटी के सीईओ हैं, उन्होंने हमें वीक में एक या दो बार क्लासेस लेना शुरू की। तो वहां से हमको थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि यहाँ पर हैंडलूम में भी स्कोप है, फ्यूचर बनाया जा सकता है इसके अंदर। तो हमने ग्रेजुएशन के बाद हैंडलूम सेक्टर में काम शुरू किया और अभी हम हमारा खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप कितने साल से ये बिजनेस चला रहे हो? तो देखा जाए तो मैडम, हमने लगभग 2010-11 से, जब टीनेजर थे तब से ही छोटा थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था और तब से करते आ रहे हैं। बढ़िया, 15 साल। 15 जी, 15 वेरी साल के लगभग। तो Kshitij, can you just briefly introduce yourself and yeah, your journey into handlooms? Yeah. या सो हाय, आई एम क्षितिज। मैं प्रॉपरली रतलाम से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। और आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सृष्टि बैंगलोर इन टेक्सटाइल्स एंड आफ्टर सृष्टि डूइंग अ 1
year job in Bangalore. I came back to MP to my roots and शुरू से ही मुझे खुद का कुछ करना था. So I knew Weavers of Maheshwar from 2013 while I'm preparing for Srishti. And during Srishti, I did my intern in Woman Weave, and I get more inspired with the weavers. And then I decided to start my startup or design studio with Weavers of Maheshwar. And in 2017, I started. And earlier we were doing B2B business. Then after COVID, we started B2C. Now we have our own offline store and also online platform. Uh, Working on Akoni, I also focus to study artisans, their culture, and how they work, their process, their terminology in terms of textiles. And I also help them promoting themselves. उनको खुद को भी प्रमोट करने में मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके ब्रांडिंग में, और जो भी सपोर्ट मुझसे होता है, आई डू एवरीथिंग फॉर दैट. सो या. And Kshitij, you are based in Maheshwar, right? आप Yeah. महेश्वर में So रहते हैं? हाँ, in 2018 मतलब from 2018 Feb, I am continuously living in Maheshwar, and I'm handling my all the work, everything from here. तो आपका ऑफलाइन स्टोर भी महेश्वर में है? Yeah. Okay. In January this year, we started our offline store as well. And apart from textile, we are working on handmade jewelry, handmade bags, hand embroidery also. बढ़िया. तो हम नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले एक मैं महमूद जी से और अमृत दादा से पूछनी चाहती हूँ कि ये महेश्वरी साड़ी क्या होती है. जब आप महेश्वर साड़ी बोलते हैं, क्या है महेश्वरी साड़ी? आप ब्रीफली हमको बता सकते हैं अमृत दादा? जी हाँ, महेश्वरी साड़ी का क्या है कि महेश्वर में पहले प्योर कॉटन की और गर्भ रेशमी साड़ी ही बनती थी. उसके बाद में अपने प्योर सिल्क की साड़ी, बस ये 3 टेक्सचर थे महेश्वरी के. और इसमें महेश्वरी में क्या है, एक कांगड़े की जो लुक दिया है शुरू से, ये महेश्वरी की एक पहचान है उसमें. तो महेश्वरी साड़ी में वर्क में क्या धागा है, वेफ्ट में क्या धागा है, और आप बॉर्डर में या जो भी आप बोल रहे हो ये साड़ियों का नाम, उसका खास क्या है? वो दूसरी साड़ी से, चंदेरी साड़ी से क्या फर्क जैसे है? प्योर कॉटन की जो साड़ियाँ रहती थी उसमें 80 का धागा रहता था और 80 वेफ्ट में भी बुनने में, तो वो प्योर कॉटन की साड़ी रहती थी. और बॉर्डर के लिए यूज करते थे 120 यार्न, जो केवल बॉर्डर के काम में आता था. और पुराने समय में 8 सिल्क वापरते थे, जो केवल आंख और मुठड़े के काम में लेते थे. तो अभी और जो अभी साड़ी हाँ, क्या है? महेश्वरी साड़ी अभी कॉटन में, कॉटन वर्क में है या सिल्क वर्क में है, क्या है ये? अभी रेवा में तो ज्यादातर सिंगल सिल्क और 80 कॉटन चल गया. उसको टेक्सचर बोलते हैं, नीम रेशमी टेक्सचर, ओके. जो टोटल पूरा गांव में भी चल गया नीम रेशमी टेक्सचर नहीं. और ओके. प्योर कॉटन के लिए जो है, तो अभी हमने शुरुआत तो कल किया हुआ है. तो वो 80 जो पुराना पजनी का था वो कार्य चालू रखा हुआ है और कर रहे हैं हम. तो अभी हम महमूद जी, आपके लिए महेश्वरी साड़ी है तो क्या साड़ी है, क्या उसका कैसे पहचाने जाएंगे कि बाहर के लोग? महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी में डिफरेंस ऐसा है, मटेरियल तो सेम होता है, जो ताने में लगता है, जो सिंगल सिल्क होता है चंदेरी में भी महेश्वर में भी. पर चंदेरी का जो फैब्रिक होता है वो देखने में तो सेम लगेगा, लेकिन चंदेरी में प्लेन प्लेन फैब्रिक होता है, वो बूटी डलता है, बूटा डलता है, डॉबी डिजाइन उसमें नहीं होता ज्यादा कुछ. और महेश्वर का ट्रेडिशनल ऐसा है कि जैसे किले की जो डिजाइन वगैरह है, और जैसे अमृत दादा ने बताया कांगरा होता है, तो कांगरा तो कंपलसरी रहेगा महेश्वरी साड़ी में. बट वो प्लस किले में जो डिजाइन है उसके जो मोटिफ है, तो वो कुछ तो बूटियों में डालते हैं और कुछ डॉबी से डॉबी डिजाइन बनाते हैं बॉर्डर में. तो और वार्प में भी महेश्वर में ज्यादा कलर चला सकते हैं, करीब 2 कलर 3 कलर का वार्प होता है. पट्टी डाल सकते हैं, धारी डाल सकते हैं, लाइनिंग डाल सकते हैं, रास्ता डाल सकते हैं. और महेश्वर में एक और फैसिलिटी है वेफ्ट में भी कलर डालने की.
सो 2 कलर 3 कलर 4 कलर वेफ्ट में भी चला सकते हैं। तो ये महेश्वर में भी एक फैसिलिटी है कलर और टेक्सचर की। तो चंदेरी में एक ही वाप होता है, एक ही यार्न होता है। महेश्वर में डिफरेंस यार्न वाप में भी डाल सकते हैं, डिफरेंस यार्न वो वेफ्ट में डाल सकते हैं। तो मैसूरी साड़ी में डिफरेंस यार्न भी होते हैं, वार्प में भी और वेफ्ट में भी। तो ये जो आप बोल रहे हो कि जितना मैं समझती हूँ कि प्योर कॉटन साड़ी, जैसे अमृत दादा बोल रहे हैं कि पहले, तो कब से ये सिल्क बाय कॉटन साड़ी महेश्वरी साड़ी बन गई है? कब से बन रही है ये? ये अ, करीबन 75 76 से ये चीजें आ गई थी इतनी बेचने की टाइम। जो हम्म। सिंगल सिल्क है याद में, उस- तब 75 76 से ये चालू हो गया था सिंगल सिल्क का धागा। और इंटरेस्टिंग। काटन अच्छी है वो वापरते थे। बाकी अब ये क्या है कि गांव में और चंदेरी में जो यार्न वापरने लग गए वेफ्ट में, तो वो 120 यार्न वेफ्ट में चालू किया। ये तो पहले चंदेरी में भी 100% का काटन रहता था सिंगल, और महेश्वर में 80 का काटन चलता था। तो महेश्वरी का एक जो लुक बनता था साड़ी का, जो पहनने का और जो हाथ लगाने से जो उसका फील होता है, तो वो महेश्वरी की खास पहचान है उसमें। तो 40 महेश्वर साल से ये आप बोल रहे हैं कि सिल्क बाय कॉटन साड़ी महेश्वरी साड़ी बन गई, ये हम लोग मान सकते हैं 40 साल से? 40 साल से ये। So, briefly, Kshitij, before we get into the this one, for you, what is a Maheshwari sari for a designer like you? See, uh, there are two Your voice is things. breaking. I think the signal is not great. महेश्वरी One, साड़ी 40 साल से पहले जो बनती थी उस- Kshitij, why don't you switch off your video? Maybe that'll be better. Because जब मैं यहाँ पे कैन यू still it is little breaking. Yeah, it's still, I think, not very कैन clear. यू हियर मी नाउ? Yeah, now it's better. Yeah. कैन यू हियर मी नाउ? No, it's still breaking. मेरी आवाज आ Okay, रही we'll come back to you later. है? Yeah, now it's better, but I don't know whether it'll be the same. It's still kind of, broken. मैम तो महेश्वरी anyway, साड़ी के बारे में मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। तो जैसे अमृता ने बताया 40 साल पहले कुछ और वैरायटी बनती थी, 40 साल बाद और अब नई नई वैरायटियां बनना शुरू हुई है, ये सही है। पर कुछ 40 साल पहले कुछ इन्हीं गिनी वैरायटियां होती थी, जैसे दोनों तरफ बराबर बॉर्डर होती थी, एक तरफ छोटी बॉर्डर होती थी, एक तरफ बड़ी बॉर्डर होती थी, कुछ बूटी वाली होती थी, कुछ में ज्योमेट्री पल्लू होते थे, जैसे बॉर्डर में डिजाइन होती है ऐसे पल्लू में डिजाइन होती थी। कुछ 4 6 वैरायटियां होती थी, और वो भी महेश्वर को कोई जानता नहीं था, तो इंदूरी साड़ी के नाम से बिकती थी। जब शालिनी देवी होलकर और मिस्टर होलकर आए यहाँ महेश्वर में, तब कुछ बुनकर यहाँ पर के उनके पास में गए थे कि हम जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, उनको तुम्हारे पूर्वज काम करने के लिए महेश्वर में बुला के लेकर के आए थे, और हम उन तुम्हारे पूर्वजों के लिए काम करते थे, बट अब हमारे पास काम नहीं है, और हम परेशानी में हैं, और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। तब शालिनी देवी होलकर ने रेवा सोसाइटी चालू की, और फिर नया नया टेक्सचर डेवलप किया, नए डिजाइनरों को बुलाया, और नई वैरायटियां चालू की, जो कि उसमें हम जब से फिर नए डिजाइनर आए, नई टेक्सचर चालू की, नई नई डिजाइनें चालू करी, नई बॉर्डरें चालू की, जब से फिर वो ये पिछले जो 40 साल जो बीते हैं, इसमें सब कुछ नया नया हुआ है। आपको याद है जब पहली बार आपके व्यूअर्स ने सिल्क बुनाई शुरू करना किया है? आपको कुछ याद है तब का क्या सिचुएशन था? क्योंकि इतना आसान नहीं है हर क्लस्टर में नया यार्न इंट्रोड्यूस करना। तो वीवर्स ने आसान से सिल्क वीविंग शुरू कर दिया आपके यहाँ जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? मैम पहले तो ताने में रेशम चलता ही था, वेफ्ट में अस्सीस कॉटन चलता था, हम्म। और उससे बेहतर धागा उनको मिला, और बेहतर विविंग चार्जेस मिले उनको,
तो उन्होंने बड़ी आसानी से काम किया, ये दिलचस्पी से काम किया, और जब उनको पैसा थोड़ा बढ़ के मिला तो जो काम हम लोगों ने कराना चाहा वो काम उन्होंने करा, वीवर ने। ओके, ठीक है। तो अभी मैं राहत से पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से, जस्ट यू आर ऑल्सो वेरी यंग पर्सन जो आपने बिजनेस शुरू किया था, तो जी आपके हिसाब से लास्ट 10 years में महेश्वर साड़ी की डिजाइन हो, मार्केटिंग हो, क्लस्टर में क्या परिवर्तन आया है and कैसा हो रहा है वहाँ पे? मैडम, जिसमें आपके क्वेश्चन में दो बातें, एक तो डिजाइन हो गया और एक मार्केटिंग का हो गया। तो पहले मार्केटिंग तो ऐसा ही होता था कि अपने पास जो भी स्टॉक है उसके सैंपल्स लेकर गांव गांव, मतलब जो मेट्रो सिटीज हैं आज, जो बड़े बड़े शहर थे वहां पर विजिट करते थे, और जो शॉप्स वगैरह थी वहां पर जाकर हमारे जो जो भी कलेक्शंस थे वो चीजें दिखाते थे। फोन पर बातें होती थी। उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो ये बहुत इजी हो गया आप सभी के लिए, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। वो अपने आप से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स क्लिक करके डायरेक्ट अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से वो बात करते हैं, डील करते हैं। इससे बिजनेस बढ़ा भी है महेश्वर में भी, और महेश्वर के अलावा जो अदर सिटीज में कुछ लोग जो रीसेलर्स का काम करते हैं, हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, क्लिक करते हैं, या फिर हमसे पिक्चर्स लेते हैं, उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो वहां से भी काफी बिजनेस बढ़ा है। और अब दूसरी बात आती है डिजाइन के ऊपर। तो जब मैंने शुरू किया था 10-15 साल पहले, तब सिल्क बाय कॉटन ऑलरेडी बन रहा था। मतलब ये चीजें आ चुकी थी, जो नीम रेशमी का बताया अमृत दादा ने। ये नीम रेशमी हमारे उस समय आ चुका था। तब बॉर्डर में पट्टे वगैरह यूज होते थे। गंगा जमुना जैसे दो अलग अलग कलर के बॉर्डर्स डाल दी, या फिर कुछ बूटी डाल दी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो सीजनल कलर्स हैं उनके हिसाब से काम अब शुरू हो गया है। लोग गर्मी में ये कलर बनाते हैं, ठंड में ये कलर बनाते हैं। डिजाइनर्स को देखते हैं, कुछ मैगजीन्स को ट्राई करते हैं कि आजकल क्या डिजाइन चल रहा है। और कई सारे डिजाइनर्स भी टच में आ गए हैं, तो उनसे भी थोड़ी राय मशवरे लेकर चीजें बनने लगी हैं। पहले सूट में इतना ज्यादा डिमांड नहीं रहता था, लेकिन अब सूट्स में भी लोग ज्यादा बिजनेस कर रहा है। साड़ी के साथ साथ काफी सारा सूट का भी अभी मार्केट ओपन हुआ है। तो इस तरीके से अभी इतना डेवलप हुआ है हमारे सामने ये चीजें। जी तो आप बोल रहे हैं कि ये 15 साल में मैं दो तीन चीज सुन रही हूँ आपसे, कि एक है कि डिजाइनरों के साथ काम करना, और सोशल मीडिया में आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग है, सेल है, और तीसरा है कि सलवार साड़ी से सलवार कुर्ता सेट शुरू हुआ है। करेक्ट, ये तीन जी चार चीज बता रहे हो आपकी, ये हो रहा है। जी एक्चुअली सॉरी, एक मिनट राहत, रेणुका जी जी पूछ रहे थे कि कुछ साड़ी दिखा सकते हो आप, जो सैंपल जो बता रहे हो आप, महेश्वरी साड़ी का कुछ है सैंपल आपके पास? इट इज फॉर नासिर, नासिर के लिए था। या नासिर के पूछ रही हूँ मैं, नासिर जी आपके पास कुछ साड़ी है दिखाने के लिए, महेश्वरी साड़ी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो? जी बिल्कुल, डेफिनेटली है मैम, मैं दिखा सकता हाँ हूँ। तो हाँ। मैं भी ले आता हूँ। हाँ, अभी ले जी आइए, हम लोग बात करेंगे, जैसे आप आएंगे दिखा सकते हो आप, दैट्स अ गुड जी जी आइडिया। तो दो तीन बॉर्डर भी दिखाइए जो आप खास बोल रहे हैं, बिल्कुल महेश्वरी बॉर्डर है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। दुपट्टे भी। हम्म। तो मैं मोहम्मद जी से पूछना चाहती हूँ कि जो राहत का 15 साल में ये जो एक्सपीरियंस रहा कि बहुत बढ़िया नया डिजाइनरों का काम आया, फिर नया मार्केट में मिला, आपका क्या अनुभव रहा जो आप एंटरप्रेन्योर बने हैं रेवा से निकल के? तो आप क्या बोल सकते हो कि लास्ट 15-20 साल में क्या परिवर्तन आया, क्या अच्छा चल रहा है क्लस्टर में? हाँ, ये सही है कि 15 साल पहले जो है हम लोगों के पास में मार्केट इतना ओपन नहीं था, और ना हम्म। ही इतना डिजाइनर लोग जुड़े हुए थे। काफी दिक्कत होती थी हम लोगों को माल बेचने में भी, और फिर बनाने में भी दिक्कत होती थी, कौन से डिजाइन बनाए, कौन से कलर से बनाए, और क्या चलेगा मार्केट में, तो सब कुछ मन से बनाते थे। आजकल बहुत अच्छा हो गया है ये मीडिया वाला मामला, तो डिजाइनर लोग भी टच में आए इसमें, काफी ज्यादा लोग, और कलर कौन से चल रहे हैं ये भी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ जाता है।
और मार्केट भी काफी ओपन हो गया है। तो बहुत अच्छा हुआ है ये 15 साल में। तो ये सब यंग व्यूअर जो हैं वो उनके लिए काफी अच्छा हो गया ये, क्योंकि वो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई भी किया है। नासिर एमबीए किया है, मुजम्मिल ने बीकॉम किया है, मुदस्सिर ने भी जो है हैंडलूम द स्कूल में पहले फर्स्ट बैच में जो था वो स्टूडेंट था, फिर बाद में वो कोऑर्डिनेटर बना, और कोऑर्डिनेटर का काम करके काफी वो प्रांत से जुड़ के और उसने काम किया है। अब वो खुद भी अपना भी करता है और मेरे को भी सहयोग करता है। तो यंग वीवर के लिए ये अच्छा मौका है और अच्छा मार्केट है उन लोगों के लिए, ताकि वो उनकी पढ़ाई भी हो गई है, मीडिया का के माध्यम से उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी मिला है, और हम लोगों का भी प्लेटफॉर्म उन लोगों को काम आ रहा है। तो एक चीज मुझे मुझे जैसे, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में जैसे आंध्रा तेलंगाना में भी बुनकरों के साथ काम करती हूँ, मेरे हाँ। ज्यादातर बुनकर है बच्चे सब कहीं और पढ़ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपके तीनों बच्चे हैंडलूम में ही हैं, बुनाई कर रहे हैं, आपके साथ ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बराबर। बढ़िया। नासिर नासिर को भी मैंने ऑफर दिया था कि अगर आपने एमबीए किया है, चाहो तो कहीं नौकरी कर सकते हो। तो हम्म। नासिर ने बोला नहीं, हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खुशी की बात है ये। तो क्षितिज, while we are waiting for नासिर to bring a sample, ये जो आप, आई थिंक आप जो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस यू आर इन, वेयर you are a designer sitting in a cluster. Rarely we see a thing like that where designers are actually making their the cluster their base. So can you tell us your experience? Now you're saying you've been associated with Maheshwar cluster for the last most 10 years or 8 to 9 years. What do you see, and how has your experience been with the cluster in terms of design, marketing, and general preloom, also dyeing, color, because color is very critical for a lot of handloom, and that is something every designer struggles with. Can you hear us? Kshitij? ठीक है। अब मैं अमृत दादा से पूछना चाहती हूँ कि आप इतने साल से रेवा से जुड़े हुए हैं, तो अभी ये 15-20 साल में आपका क्या अनुभव रहा, कि कैसा सेल कैसा रहा, डिजाइन के कौन सी डिजाइनें बिक रहे, और कस्टमर में कुछ बदलाव आया क्या, नया कस्टमर आए क्या? तो कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? मैं अनुभव तो जैसा ऐसा है कि समय के हिसाब से कम ज्यादा भी होता रहा है। और कुछ जैसे नए डिजाइनर के अपन यहाँ पे रेवा में क्या है कि नए डिजाइनर उनको हायर कर लेते हैं, तो यहाँ नई नई डिजाइनें भी उसमें चालू की है, जो अलग अलग तरह की होती है। तो शुरुआत में चेलना देसाई भी आए तो उनसे भी डिजाइनें लिए। अभी 2 साल पहले अभी मीरा मेहता जी ने अपने को नए डिजाइन कुछ दिए, पुराने कुछ डिजाइन दिए। तो उससे क्या है कि सेलिंग में प्रभाव अच्छा पड़ा कि अच्छी तरह से साड़ियाँ बिक रही हैं। बढ़िया। ओके। आप, या नासिर, आप दिखा रहे हो साड़ी? हाँ जी मैम। दिखाई। देखिए, ये एक साड़ी है जिसमें बॉर्डर है। बॉर्डर पहचान होती है जो कि महेश्वर की। और हम्म। आप बात कर रहे थे जैसे कि महेश्वरी साड़ी क्या है। हम्म। तो महेश्वरी साड़ी इज बेसिकली द साड़ी विच इज मेड बाय हैंड वोवन इन महेश्वर, जो कि महेश्वर में बनी हुई है। और इसकी पहचान होती है हमारे, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे चंदेरी और महेश्वरी साड़ी में। तो महेश्वरी साड़ी जो होती है वो कॉटन बाय सिल्क मटेरियल में होती है मोस्टली। और बॉर्डर्स की उसकी सुंदरता होती है। द सिग्नेचर इज द बॉर्डर, हम्म। जो कि इंस्पायर्ड होती है देवी अहिल्याबाई के बनाए हुए फोर्ट से, जो कि महेश्वर में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा फोर्ट नर्मदा के किनारे है। वहाँ की जो कार्विंग्स, स्केप्चर्स, पेंटिंग्स, वहाँ से मोटिव्स इंस्पायर होकर के हमारे वीवर्स उसको रिप्लिकेट करते हैं महेश्वरी बॉर्डर में। ये देखिए, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि कांगड़ा की डायमंड की बॉर्डर्स की। तो इसको डायमंड बॉर्डर बोलते हैं महेश्वरी साड़ी को।
हम लोकल लैंग्वेज में डायमंड प्लस वी इसमें रिप्लिकेट किया हुआ है। और ये जो मोटिव है ये हमको डेफिनेटली अहिल्याबाई के फोर्ट पर जरूर मिलेगा। तो मोन मेन इन फ्यू वर्ड्स हम महेश्वरी और चंदेरी साड़ी को डिफ्रेंशिएट करें तो वो एक लाइन में ये शब्द होगा कि महेश्वरी साड़ी की जो बॉर्डर्स होती है वो सिग्नेचर है, प्लस ये जो है हमारी जियोमेट्रिकल पैटर्न पर होती है। टेक्निकली उसको समझा जाए तो हम डॉबी मैकेनिज्म से इसको बॉर्डर को बनाते हैं और चंदेरी में जकार्ड सिस्टम से बनाया जाता है। तो चंदेरी की जो साड़ियों में डिजाइन होती है वो फ्लोरल डिजाइन्स होती है। हम देखेंगे उसमें कहीं पर फ्लावर बने हुए हैं, या कहीं पर बेल बनी हुई है, या कहीं पर किसी की पेंटिंग पल्लू में बनी हुई है। तो ये डिजाइन होती है चंदेरी साड़ी में। लेकिन वहीं पर हमारी महेश्वर की बात करें तो लिमिटेड हुक्स जिसको बोलते हैं या लिमिटेड लीवर्स बोलते हैं डॉबी के हम उसमें जिससे कि जियोमेट्रिकल पैटर्न डिजाइन बनती है उस पे। ये देखिए कांगड़ा मैं अब दिखाऊंगा, कांगड़ा जिसकी अभी बात चल रही थी अमृत दादा से और पिताजी से। ये देखिए ये कांगड़ा को हमने बोल्ड करके बनाया है। ये मोस्टली 80% प्रोडक्शन की साड़ियों में हमको दिखाई देता है। ये कांगड़ा बहुत ही ट्रेडिशनल बॉर्डर है महेश्वरी साड़ियों में। देखिए तो ये सभी डॉबी से ही बना है ना? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर महेश्वर में सिर्फ डॉबी मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल टू मेक बॉर्डर। Just for the people who are here, Dobby is an extra warp weaving technique which is या extensively used across the country. So all the borders के लिए the Dobby technique is a traditional technique. Jacquard is a relatively new technique and which is mostly used for all over pattern. So या what Maheshwar is saying that Maheshwar has not moved to Jacquard, they still use only Dobby. हेयर वी हैव यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो जिगजैग बॉर्डर दिख रहा है तो ये एक इसके पीछे बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सी कहानी है जो कि इंस्पायर्ड है जो अहिल्याबाई होलकर का किला बना हुआ है उसी के किनारे से नर्मदा रिवर वेव करती है। तो किसी किसी आर्टिजन के दिमाग में आया कि जो वेव्स है महेश्वर की उसको हम रिप्लिकेट करें महेश्वर की साड़ी में। तो दिट वाज द आइडिया फॉर द दिस डिजाइन। तो उन्होंने इस चीज को जिगजैग में इसको नर्मदा लहर बोलते हैं हम इसको। तो ये नर्मदा लहर की एक डिजाइन बनाई जो इंस्पायर्ड है वेव्स से नर्मदा की। Right. और बहुत अच्छी बात यह है कि इस डिजाइन के ऊपर नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है यहाँ महेश्वर से Oh, बढ़िया. अलाउद्दीन अंसारी को। Congratulations. जी थैंक यू सो मच ये सब साड़ी दिखाने के लिए। राहत ने एक बोला, नासिर आपको मुझे पूछना था क्योंकि नाउ आई एम आप दोनों साथ में ही हैंड की एंट्री होती ना, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि somebody is on, आप तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया बता रहे थे ना राहत की, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही अंतर आया, ये कब होगा, कब से शुरू हुआ आपके यहाँ, कौन सी टाइमलाइन बता सकते हो कि ये जो सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों का थोड़ा ज्यादा डिजाइनर ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपोजर बढ़ा है, कुछ बता सकते हो उसके बारे में आप? इस चीज का बूम आया है मैम पोस्ट कोविड। क्योंकि हमने देखा कि जो पहले मार्केट होता था साड़ियों का बेचने का वो मेनली शोरूम्स या डिजाइनर्स या बुटीक्स के जरिए या एग्जीबिशंस के जरिए होता था। लेकिन पोस्ट कोविड जब कोविड आया तब कोविड ने हमको सिखाया बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ में कुछ कुछ आर्टिजन ऐसे हैं जुड़े हुए होते हैं जो कहते हैं कि हमारा व्यापार ठप हो गया कोविड के बाद। लेकिन कुछ आर्टिजन हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोविड के बाद में तो हमारा बूम आ गया है, हमारा मार्केट एकदम बूस्ट कर गया है। तो उसका रीजन ये है कि जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और इन चीजों को अडॉप्ट किया उसके लिए सोशल मीडिया को लेकर के, ऑनलाइन ई कॉमर्स को लेकर के बहुत ही बढ़िया बूम आया है। तो इसका मेन जो टाइम है वो कोविड के बाद का है। इसने हमको अवेयर करवाया कि हमारे कई तरीके हैं सोर्सेस है मार्केट करने के हमारे प्रोडक्ट्स को। नो बट नासिर, ये जो आप बोल रहे हो इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लस्टरों में इतना सीखना इतना आसान नहीं था। ये जो चीज जी आप बता रहे हो ना, इतना जी आसान नहीं था सीखने के लिए हमको, बिकॉज जो भी आप बता रहे हो, आप लोगों ने ये क्लस्टर में इतना जल्दी सीख के आप बता रहे हो कि बूम हुआ है, आप बता रहे हो कि आपको आसान भी हुआ है,
मगर ये बहुत बराबर मैम। क्लस्टरों में नहीं हुआ, तो आपकी हिसाब उसका से कैसे उसका आप लोगों ने इतना जल्दी सीख पाए ये चीज? उसका मेन रीजन मैं समझता हूँ कि माहेश्वर के जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने वाली यंग जनरेशन है। तो जो यंग जनरेशन है उनको अब ये बताने में बहुत खुशी है कि वो अडॉप्ट कर रही है इस चीज को। और हम देख रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आर्टिजन के, वो भी इस चीज में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड उनका बहुत ही स्ट्रांग था, एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, और इन गैजेट्स को लेकर के। तो महेश्वर क्लस्टर के लिए हम कह सकते हैं कि जो आर्टिजन्स हैं या उनके न्यू आने वाली जनरेशन है, उनके लिए बहुत इजी था ये अडॉप्ट करना, क्योंकि वो एजुकेटेड है और इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए एग्री है। हम देख रहे हैं कि और अन्य क्लस्टरों में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है कि न्यू जनरेशन इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है, इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो तो मैं समझता हूँ। एक प्रश्न पूछ रहे रेणुका जी की कितने आर्टिसान इंक्रीज हुए हैं आपके हिसाब से, कि कोविड के बाद कुछ आर्टिसान बढ़े हैं क्या, और कितना सेल या वीवर का वेजेस हो या टर्नओवर हो कितना बड़ा होगा आपके हिसाब से? मैम इसको नंबर्स में कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्री कोविड हमारे तकरीबन 5000 व्यूवर्स थे महेश्वर क्लस्टर में, लेकिन आज की तारीख में 7000 के समथिंग टच हो चुके हैं। ये तो पूरा उल्टा हो रहा है ना, सिर्फ कोविड की वजह से हमने बहुत सुना कि नंबर ऑफ व्यूअर्स कम हो गए, लोगों ने बिल्कुल मैम। कुछ और ले लिया है, और मार्केटिंग मुश्किल हो गया है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, दिस इज बिल्कुल, सच। यहाँ पर मैम इस चीज का बहुत ही श्रेय और क्रेडिट आप जैसी संस्थाओं को, रेवा सोसाइटी को, वुमेन्स व्यू को, और गुड़ी मुड़ी को, और लूमर्स इंडिया को, इन तरह की संस्थाओं को डेफिनेटली जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही काम किया है बेस में, इसको रिवाइव करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए। जब हमने द हैंडलूम स्कूल ज्वाइन किया था तभी से इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे थे जो जिसका फायदा हमको आज पता चल रहा है, कि जो सैली होलकर ने, हेमेंद्र शर्मा जी ने, और वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने हमको गाइड किया, मोटिव किया कि किस तरह से आपको इस चीज को बचाना है, आपको वैल्यू करना है क्राफ्ट की। तब हमको समझ में आया कि हमारे हाथों में गोल्ड है जो हमको संभाल के रखना है इसकी। बढ़िया। तो एक चीज मीरा जी बता रहे कि कोई पावर लूम है आपके एरिया में किसी के पास? नहीं नहीं, कोई पावर लूम है, एक भी पावर लूम महेश्वर में नहीं है अबाउट इन 7000 व्यूअर्स। ओह गुड। तो राहत, आप कुछ बता सकते हो कि ये जो आपने क्या किया है सोशल मीडिया में? देखिए, जानना, जैसे इंस्टाग्राम देखना एक काम है, मगर उसको चला के वो स्केल्स सेल्स के तरफ ले जाना कुछ और काम है। तो आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं कि आपने सोशल मीडिया कैसे यूज किया है आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए? हाँ मैडम, मैं जैसे कई पेजेस तो मैं फॉलो करता था जो बड़े ब्रांड से वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे पहले तो फोटो शूट करके हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, उसके बाद फिर फेसबुक पर पोस्ट करना, और आजकल रील्स से तो इतनी ज्यादा क्या कह सकते हैं कि वायरल हो रही है। मतलब अगर हम शॉप में बिठाए तो मुश्किल से दो चार लोगों को एक साथ बिठाकर हम सामान दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम पोस्ट या रील बनाते हैं तो वो हजारों लोगों तक जाती है ये चीजें। और कंसिस्टेंसी एक मेन चीज रहती है किसी भी, चाहे सोशल मीडिया हो, बिजनेस हो, या अपना कुछ रूटीन हो। कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस अगर आप रहेंगे अपने किसी भी काम में तो वो बिल्कुल उसमें रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं डेली कुछ ना कुछ डालता हूँ तो पहले 10 लोग देखते थे, अब 20 लोग देखते हैं, फिर उसके बाद 100 200, फिर वो हजारों में भी चीजें चली गई हैं। 1000 में मान लीजिए आपका कुछ 2% का भी सक्सेस रेट रहा तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं उसमें भी। तो मैं क्या करता था, मैं फेसबुक पर लाइव शो वगैरह करता हूँ अभी, और मेरी स्टोरी वगैरह पोस्ट करता हूँ। और अभी मैंने थोड़ा यूट्यूब से एड रन करना सीखा है, मेटा एड्स जो रहते हैं उसमें हम काफी स्पेसिफिक तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जो लेडी डॉक्टर्स हैं केवल उन्हीं उन्हीं को हमारा पोस्ट भेजना है, या फिर
जिन लोगों का नेक्स्ट मंथ में बर्थडे आने वाला है, हमको उन्हीं लोगों को हमारी साड़ी दिखाना है। या फिर किन लोगों की शादी होने वाली है, हमें उन लोगों को ही हमारा पोस्ट दिखाना है। कि जो मान लीजिए कुछ ब्राइडल कलेक्शन है, तो हमें उन लोगों तक ही ये पोस्ट जाए जिनका कुछ फंक्शन आने वाला हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो। क्योंकि सारा जो डेटा है मेटापास्क ऑलरेडी रहता है, तो वो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों तक ये ऐड पहुंचाते हैं जो लोग इससे रिलेवेंट है। थोड़ा चार्ज लगता है उसके अंदर पर क्लिक का। तो ये सारी चीजें आ गई हैं, तो थोड़ा इजी हो गया है हमारे लिए। ये सारे एक्टिविटीज मैं करता हूँ अभी सोशल मीडिया पर। राहत, आप जो बोल रहे हैं ये मेरे लिए रॉकेट साइंस है। हाँ, मैं समझ ही नहीं रही हूँ। मगर आपने कैसा सीखा? आप खुद सेल्फ, जैसे देखो, देखिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसका जी हर 6 महीना बदलती रहती है। हाउ डू यू जी कीप एब्रेस्ट? आपको कैसे पता है? जैसे यूट्यूब इज मेटा इज बेटर टुडे। जैसे आप फेसबुक, पहली बार जब मैं मिली आपको, आपने बोला वो फेसबुक लाइव का आप करते हो, तो आई वाज जी सो शॉक्ड कि आपने वो 1 घंटे में इतना सेल किया है। तो ये जो जी। इन्फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेसेस है, आप कैसे सीखते हो ये सबको? मैंने जैसे बताया मैडम, मैं पेजेस को फॉलो करता हूँ जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो हमसे ज्यादा स्पेसिफिक मार्केटिंग पर स्पेंड करते हैं जो। हम्म। और जैसे फेसबुक के कुछ पेजेस हैं, उनके अपडेट्स आते हैं। इंस्टाग्राम के जो मेन पेजेस है, वहां पर भी अपडेट्स देते हैं कि ये नया फीचर आया है या ये नई चीजें आई हैं। तो उनको सीखने के लिए यूट्यूब है, हम वहां से देख देख कर उसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और मैडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमारा फेसबुक पर जब अकाउंट बनाते हैं, तो वो सारी चीजें हमसे पूछता है कि आपका बर्थडे कब है। इवेंट वगैरह अगर कोई क्रिएट किया हो कि हमारे घर में ये इवेंट है, तो आजकल लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करते हैं। एंगेजमेंट हो रहा है तो वहां पर लिख देता है एंगेज्ड हो गए हैं, या फिर मैरिड हो गए हैं, सिंगल हैं। सारी चीजें वहां पर इंसान अपनी अपडेट करता है। तो फेसबुक उसके हिसाब से वो टारगेट करता है कि चलो इन लोगों का नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ परचेज करना चाहेंगे खुद के लिए। या फिर इसका इस मंथ में एनिवर्सरी आ रहा है वो, या तो फिर कुछ गिफ्ट देना चाहेगा। या फिर प्रोफेशन हम डालते हैं कि हम क्या चीजें करते हैं। तो हमने मान लीजिए टारगेट सेट किया कि हमें लेडी डॉक्टर्स को ही हमारा प्रोडक्ट सिखाएंगे। तो वो फेसबुक पास ऑलरेडी डेटा है कि कौन कौन लेडी डॉक्टर्स हैं, ये आपको चीजें। आपको नेक्स्ट सेशन करना चाहिए हमारे लिए बस। तो मगर मैं ये क्या बोल रही हूँ कि देखिए, कॉन्सेप्चुअली सबको पता है राहत, हम सबको जी पता है कि बर्थडे है बस। इसको कन्वर्ट करना एक्शन में और सेल करना इज अ डिफरेंट थिंग। एंड रेणुका जी। जो पूछ रही है कि आपका जो सोशल मीडिया, ये जो आप सब करते हो, आपके बिजनेस से कितना परसेंटेज होगा सेल? इज इट 10%, 20, 30%? कितना होगा साल में आपका? परसेंटेज वाइज तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन काफी ग्रो हुआ है। ओके। जी काफी ग्रो हुआ है। मेरे पास पहले ग्रुप में कोई जैसे जितने भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह आए हैं, मैं ज्यादातर तो एग्जीबिशन मैंने कुछ गिनती के ही किए होंगे, लेकिन जितने भी कॉन्टेक्ट्स मेरे पास आए हैं वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया से ही आए हैं। जी, ओके। कह लता सकते हैं वही। ऑलमोस्ट। या से रेणुका। हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। राहत, आपका अगर वीकली 10 साड़ियाँ सेल होता है, तो उसमें क्या 7 एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंक्वायरी आया था? यस मैम, डेफिनेटली। 7 या मोर, 8, 9, 10? मोर देन 7 मान लीजिए। एक्चुअल में मेरा शॉप भी है, तो हाँ, एक तो एवरेज शॉप के रखता हूँ मैं। सेल्स में कितना वीकली क्या होगा नंबर, और सोशल मीडिया के सेल्स से 20-80 कितना? मान लीजिए मैडम। अगर 80% मैं सोशल मीडिया ओके, से करता हूँ तो। वाह, वाओ, दैट्स ग्रेट। great. Yeah. So Kshitij, is your thing now okay? Can you hear us? Can you speak? आई कैन हियर यू, मेरी आवाज आ रही है? Okay. Yes, yours. Yeah. So I just want to club the old and new now. One question I have for you is that somewhere you are the person who's gone back to roots. So for you, for a person who studied design, पढ़ के आप पूरा जो है, usually the journey is urban centric, boutique or a brand. तो अगर अभी can you tell us कि आपका जर्नी कैसा रहा, and what is the design marketing innovation, एंड व्हाट इज द रोल आपका? जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, आप कैसे इसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे Okay. See, till now the experience is roller coaster, right? Every day is new learning from for me. Uh,
लेकिन जो मुझे एज अ डिज़ाइनर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगती है, जो डिज़ाइनर्स को या डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स को when you are working with artisans or any craft cluster, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टर्मिनोलॉजी, एक वीवर की या आर्टिसन की भाषा, जो हम लोग कॉलेज में या कहीं भी नहीं सीखते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, दे वोंट अंडरस्टैंड, और जब वो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दोनों के बीच का जो एक कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके लिए दोनों की भाषा एक होना बहुत ज़रूरी है। आइदर वन पर्सन शुड अंडरस्टैंड एक साइड से। सेकंड, आपने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज महेश्वरी साड़ी, राइट? तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है, महेश्वर हमेशा चंदेरी से जुड़ के उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि महेश्वरी चंदेरी, महेश्वरी चंदेरी। बट जैसा नासिर के पिताजी ने जो बात करी थी, मोहम्मद अंकल ने, कि महेश्वर, और मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, Chanderi other cluster is full of patterns and motifs and designs. But when it comes to Maheshwar, what I feel the USP is the color composition. जो रंगों का प्रयोग और उसका जो कंपोजिशन ये प्रोडक्ट्स में जिस तरीके से यहाँ के बुनकर करते हैं, वो ट्रेमेंडस है। आप नियॉन और पॉपी कलर की साड़ी भी अगर आप देखेंगे या कोई स्टोल भी देखेंगे, मतलब वो कोई भी पहन सकता है। जैसे कुछ कलर्स होते हैं जो कुछ ही लोग, लिमिटेड लोग ही उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर्स को इस तरीके से कंपोज किया जाता है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, और मेरे ख्याल से एक यूएसपी है महेश्वर के क्लस्टर का। सेकंड थिंग, बॉर्डर्स और पल्लू जो है, उस कलर कंपोजिशन में इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं जैसे, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेकंड, मैं बात करता हूँ कि जो सिल्क का एडॉप्शन हुआ है यहाँ पर, महेश्वर इज अ वेरी डीप क्लस्टर व्हेन इट कम्स टू आर्टिसन एंड क्राफ्ट कल्चर। वो कैसे है डीप? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज हैं वीवर्स की, एंड द कॉमन फैक्टर इज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द मटेरियल। they adopt new material easily and they weave it. They are pro. मैंने महेश्वरी वीवर्स के साथ में जामदनी भी वीव किया हुआ, so it's amazing. So some designers might not like it, but anyway. I know, but it was a very psychological problems, but fair enough. Yeah, that नहीं, flexibility is amazing what you're saying. Yeah. situations जो है आपको कुछ काम करने पे मजबूर करती हैं। No, it's fine. It's fine. I'm just saying it's amazing. I can give you many examples. अभी recently I'm working on one project with a client in US. तो उसकी डेडलाइन काफी टाइट थी, एंड वी हैव वर्कड कंटिन्यूअसली 48 आवर्स। 48 आवर्स हमने वीवर्स की, दो लोगों की एक टीम बनाई, एक ने 12 घंटे काम किया और एक ने 12 घंटे, और 48 आवर्स में वी हैव कंप्लीटेड, मतलब पूरा जो रिमेनिंग था, जो कि ऑलमोस्ट काफी टाइम लगने वाला था, जिसमें इवन नासिर के प्रोडक्शन पास में ही मेरा घर था पहले, नासिर के घर में ही मैं रहता था। तो आई हैव सीन हिम, रोजा जब ये लोग रखते हैं तो दिन में इट्स वेरी हेक्टिक टू वीव, so he used to come in the night and he used to weave in the night, and morning में जाके वो सोता था, full night he used to weave. So it's very inspiring. So जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं ना, रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इट्स अ हैंडलूम। नाउ आई टॉक अबाउट मार्केटिंग। जैसे राहत ने बोला कि हम बर्थडेज और इवेंट्स टारगेट करते हैं। I believe people love handloom as a gifting thing, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी समझते हैं कि हैंडलूम में एक भावना है, एक इमोशन है। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कनेक्शन विथ योर कल्चर। सो वो प्रेफर करते हैं हैंडलूम या हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को एज अ गिफ्ट। तो वो एक चीज बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वहीं यहाँ पर महेश्वर के क्लस्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो शुरू से काम करते आ रहा है, वो है टूरिज्म।
लोग यहाँ के प्रोडक्ट खरीद के लेके जाते हैं टू गिफ्ट देयर क्लोज वंस। और वो एक पहचान धीरे धीरे बनने लगता है, जैसे फोर्ट से इंस्पायर होके जो मोटिव्स और जो बॉर्डर्स बनती हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन अकोनी इज वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड with the stories of Maheshwar, with the culture of Maheshwar. We have just launched one collection called Haat Bazaar. सो हाट बाजार की कहानी है कि हाट बाजार इज इंस्पायर्ड बाय द वीवर्स मार्केट। हर मंगलवार को वीवर्स को पे मिलता है और वो ट्यूसडे को लोकल मार्केट लगता है यहाँ पे, जिसको हाट बोला जाता है हिंदी में। वहां पे जाके वो अपने चीजें खरीदते हैं, मसाले, सब्जी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड वहाँ उन शॉप्स को आप देखेंगे ब्यूटिफुली दे मतलब उसको बहुत अच्छे से जमा के चीजों को वो लोग शोकेस करते हैं। तो वी यूज टू गो देयर और हम लोग उसको कैप्चर करते थे। वहां पे वीवर्स एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, दे थोड़ा सा मजाक वगैरह चलता है, दे सेलिब्रेट ऑल्सो। मंगलवार वो एक दिन होता है, तो उससे इंस्पायर्ड होके वी मेड द कलेक्शन। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स there are lots of culture and the stories which can represent the place, and you can make out of these things the products। और नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेशन यहाँ पर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोल्स, इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक्स। अब कैनवास, हर तरह का कैनवास बढ़ते जा रहा है। दो तीन क्वेश्चन है, उसको आने से पहले आई वांट टू आस्क, बिकॉज मुझे क्या स्ट्राइक कर रहा है कि क्षितिज जो बोला है द महेश्वर क्लस्टर का कलर कॉम्बिनेशन, एंड जब वो बोल रहे कि वो सब में बता रहे, ये नहीं कि एक दो व्यूअर में है। और दूसरा बता रहे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, विच इज यार्न फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कुछ भी यार्न, कुछ भी टेक्सचर, ऑफ कोर्स गिवन, ये नहीं कि कुछ भी, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि जो आप करने के लिए राजी है, क्योंकि बहुत सारे क्लस्टर में नया डिजाइन करने का वही चैलेंज है। तीसरा है वेरी हार्ड वर्किंग विच इज एक्सलेंट। तो राहत, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी क्लस्टर की क्या खासियत है कि ये 3-4 आपके क्लस्टर में मौजूद है? There's one more कि thing I मैं want to add. या Yeah. So as I said, Maheshwar has a different communities in it. Yeah, I Each want to ask Rahat what he feels. It's an outside gaze, correct? I'm sure you have a point. But मैं राहत और नासिर से पूछना चाहती हूँ, या यंग पीपल, क्यों आपको लगता है कि ये 3-4 चीज है आपका क्लस्टर का जो खासियत बना रहा है? एंड आई थिंक द सक्सेस के लिए भी these 3-4 आर द रीजन व्हाई यू आर सक्सेसफुल टुडे। आप सुन रहे हो नासिर? आप बताइए आपको क्यों लगता है कि, या राहत आप बताइए। आई कम बैक टू राहत, नासिर। मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि महेश्वर का जो सिस्टम है, हम्म वो महेश्वर में जो ताना लगता है उसको अलग अलग डिवाइड करके के पिंडी लटकाई जाती है। तो वो अलग अलग कलर की हम लोग पिंडी लटका सकते हैं, जो इसको हम बोलेंगे सिस्टम। जैसे चंदेरी में बीम बनाने का होता है, तो बीम जो बनेगा वो उसमें 100 मीटर में एक ही कलर जाएगा। तो वो तो फिर दूसरा कलर नहीं डाल सकते। बट हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, वो सिस्टम अलग अलग बॉल बना करके हम उसको लगाते हैं और अलग अलग उसमें वेट डालते हैं। तो उसमें एक ये रहता है कि ठीक है, अलग एक बॉल बना हुआ है, अगर वो कॉटन का है तो उसमें थोड़ा वेट ज्यादा डाल दो, सिल्क का है तो उसमें थोड़ा वेट कम कर दो, तो वो वेट भी एडजस्ट होता है। हम कहना चाहेंगे बस सिस्टम का मामला है। वो वेफ्ट में भी जो है वो डबल बॉक्स तो होता है हमारे यहाँ पर शटल में, और 3 शटल भी चलाते हैं हम लोग। तो सिस्टम है हमारे यहाँ पर 2 शटल चलाने का, 3 शटल चलाने का। अगर 4 शटल भी चलाना हो तो एक्स्ट्रा हाथ से डाल सकते हैं हम लोग। तो ये सब सिस्टम बहुत अच्छा है महेश्वर में हमारे यहाँ पर। तो मगर सिस्टम मोहम्मद से जी, बेहतर मुझे एक पूछना चाहती हूँ मोहम्मद जी, जो क्षितिज बोल रहे हैं कि 3-4 कम्युनिटी है, ये मानते हो आप उसको? जी। जैसे केवट है आपके पास, आप लोग है, दो तीन कम्युनिटी है जो बुनाई कर रही है आपके यहाँ पे, करेक्ट? हाँ, तो क्षितिज का पुरानी तो जो कहना है कि कम्युनिटी। ये 2-3 अलग अलग कम्युनिटी बुनाई करने से आपके यहाँ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आसान है, इसीलिए आप मानते हो इसको? इससे तो कोई लेना देना नहीं है कि जितने ओके। कम्युनिटी है या उतनी वैरायटी बना सकते हैं।
यहाँ पर तो बहुत सारी कम्युनिटियां काम कर रही है। ओके। और महेश्वर में देखा जाओ तो करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर तक के लूम चालू होगा यहाँ पर। और बहुत सारी कम्युनिटी काम कर रही है। बस जो साड़ी आपका बनाने कहना का। है, सॉरी, आपका कहना है कि प्रीलूम टेक्नोलॉजी जो है आपके पास, हाँ वो उसकी बराबर। वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है और एक्सपेरिमेंट के लिए, नया धागे के लिए हिचकिचाते नहीं है। ओके, वेरी। बराबर, यदि अगर चंदेरी में बीम बन रहा है, उसमें 2 धागे डालेंगे तो उसमें एक जैसा वेट होगा। हम्म। टेंशन जो देते हैं हम लोग उसको, तो हम्म। एक जैसा होगा। तो फिर एक कॉटन डाला है तो वो ढीला होगा, सिल्क डाला डाला है तो वो टाइट होगा। तो वो फैसिलिटी वहां पर नहीं चल पाएगी। हमारे महेश्वर में अलग अलग फैसिलिटी होती है। तो जो कॉटन का बाल है उसमें ज्यादा वेट डाल दो, और सिल्क का बॉल लगा है तो उसमें कम वेट डाल दो। इस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो फैसिलिटी और ठीक है। वैसे वेब में भी है। ठीक है। तो राहत, आप बताइए कि व्हाट डू यू एट्रीब्यूट, एंड दूसरा एक प्रश्न है कि साड़ी की बुनाई सेल कम हो रही है क्या आपके क्लस्टर से, वो एक क्वेश्चन है। और आप भी, इफ यू कैन आल्सो ऐड कि क्यों आपके यहाँ पे इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, या राहत। हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं कि इसलिए है कि एक्वायर करने के लिए इजी है ये। यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी भी है वो शुरू से देखते आ रही है कि हैंडलूम कैसे यूज हो रहा है, या फिर किसी के यहाँ पर कोई ऐसा स्पेस है जो यहाँ के टूरिस्ट लोगों के क्राइटेरिया में आता है। मान लीजिए किले के अंदर किसी का घर हुआ, हम्म। वो उसने कभी लिविंग किया नहीं, लेकिन उसने एक शॉप ओपन कर दिया है। तो टूरिस्ट लोग आके वहां से साड़ी परचेज करते हैं, तो वो भी एक परचेज तो वीवर से ही करेगा, या फिर वो फ्यूचर में लूम भी शुरू कर सकता है अपने। तो थोड़ा इजी भी है, और ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए करता है कोई भी बिजनेस, हर कोई करना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, सभी लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और दूसरा बट नो सवाल आपका राहत, आई एम कमेंट क्या था? आस्किंग मोर फॉर प्रोडक्शन। देखो, आप जो बोल रहे हो, जो आप दुकान बोल रहे हो, जी एंड दुकानें जितना भी मैं 3 साल के पहले आई हूँ, दुकानों में बाहर की भी चीज है सेल, और पावर लूम भी है जी आपकी दुकानों में। जो आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे किले में जो भी दुकानें हैं, ब्लॉक प्रिंट भी बेच रहे, महेश्वरी बेच रहे, पावर लूम भी बेच रहे आप वहाँ पे। जी। तो मैं प्रोडक्शन नहीं पूछ रही, आई एम नॉट सो, सेल्स के बारे में नहीं पूछ रही। प्रोडक्शन के बारे में क्या मैडम, मतलब बड़ा है या घटा है, ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इतना कि आप लोग कुछ भी काउंट बुनाई करने के लिए रेडी है, आप लोगों में इतना अच्छा कलर कॉम्पोजिशन की आपकी स्किल है आप में, वो उसके बारे में पूछ रही हूँ, अच्छा, क्यों है आपके यहाँ पे। देखिए प्रोडक्शन के लिए हमारा सबसे पहला तो जो मुश्किल आता था वीवर को कन्विंस करना। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो सैंपल बनाते हैं वो तो हम खुद वीव करते हैं कि ये कुछ चीजें जो पॉसिबल है या नहीं, जो नया डिजाइन बना रहा है या फिर जो नया डिजाइन बना रहे हैं, तो पहले हम खुद उसको वीव करते हैं। उसके बाद हमारे वीवर को हम कन्विंस करते हैं बेस के अकॉर्डिंग, या फिर और भी कई चीजें होती है उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा हम इजी क्या कर सकते हैं वीवर के लिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। और फिर रही बात कलर कॉम्बिनेशन की, भी दो चीजें मेरे नॉलेज में, दो चीजें रहती हैं। एक चीजें जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आप मोबाइल पर ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ कलर्स ऐसे रहते हैं जो ब्राइट रहते हैं, कैमरे में बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। और दूसरा चीज रहता है टेक्सचर। टेक्सचर हम कैमरे में नहीं देख सकते, उसको फील करके ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन भी लोग करते हैं। एक जिसमें थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं जो फोटोज में अच्छे दिखाई देते हैं, और दूसरे वो जो डिजाइनर्स के साथ या बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं, वो टेक्सचर पर काम करते हैं, उसके फील पर काम करते हैं। तो ये चीजें से, इन चीजों से थोड़ा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। वो लोग भी जैसे अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग कलर, अलग अलग तरीके का पैटर्न पहनना पसंद करते हैं, तो वो सारी चीजें उन्हें यहाँ मिलती हैं। और एक खास बात और है महेश्वरी साड़ी में कि हम जो सिल्क के साथ कॉटन यूज करते हैं, तो ये साड़ी को क्या है, फ्लेक्सिबल बनाता है ये।
मतलब फ्लफी रहता है साड़ी, ये बहुत सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहता है साड़ी। तो ये चीज हमारे थोड़ा बिजनेस को थोड़ा बाउंस करती है। जी तो एक मेरा मेरी प्रश्न तरफ है से। कि हाँ, नहीं नहीं, नाइस। तो एक प्रश्न पूछा मीरा जी जी ने कि साड़ियों का सेल कम हुआ क्या, या फैब्रिक का सेल या सूट का सेल बढ़ा है, या साड़ी का सेल ऐसा ही रहा या बढ़ा है? महेश्वरी नहीं, साड़ी। इतना कोई डिफरेंस नहीं आया। साड़ी का सेल देखिए, जो साड़ी पहनते हैं वो तो पहनते हैं, लेकिन जो कुछ लोग जो यंगस्टर हैं या फिर कई स्टेट ऐसे जहाँ पर साड़ी नहीं पहना जाता, तो जो साड़ी का बिजनेस चल रहा है वो तो ग्रो कर ही रहा है उसकी स्पीड से। हमको एक नया कस्टमर और मिल गया है जो सूट के लिए हमारे लिए जो जिनको हम सूट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि हमारे पास एक वैरायटी बढ़ गया है, तो उससे हमारे जो सूट वाले कस्टमर है उनको भी महेश्वरी चीजें यूज करने को मिल रही हैं। ओके, ठीक है। आई वुड लाइक टू एड मैम कुछ या नासिर या जी। हाँ, मुझे लगता है कि आपका सवाल है कि इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने की वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि चार चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं यहाँ के क्लस्टर में, जो कि पहला है कि पेशेंस। हम देखते हैं कि यहाँ के आर्टिजन्स में काफी पेशेंस है। अगर किसी चीज को फेल्यूर फेस करना है या कुछ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? या आई कैन हियर या जी। तो तो यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं हमारे, दे आर कीन टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। तो जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती है या डिफिकल्टीज आती है, तो यहाँ के लोग एक सपोर्टिव है। यहाँ पर कुछ चीजें छुपा करके रखने वाले लोग नहीं है कि मेरा ज्ञान है तो मेरे ही पास सीमित रहे। यहाँ के कम्युनिटी, दूसरी चीज है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जैसा पिताजी ने कहा कि यहाँ पर 3 या 4 कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जो कि केवट हैं, मुस्लिम्स हैं, कहार है और मारू है। तो इन इन कम्युनिटी का आपस में जो एक दूसरे से मेल जोल है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सपोर्टिव है। इस चीज का बहुत एडवांटेज मिलता है। तीसरा पॉइंट है कि वुमेन वुमेन इन्वॉल्वमेंट। हमारे क्लस्टर में वुमेन्स का भी बहुत ही अहम रोल है महेश्वरी क्लस्टर को लेकर के देखा जाए तो, क्योंकि वो वुमेन बुनाई भी कर रही है। हम देख रहे हैं कि वुमेन वार्पिंग भी करवा रही है, वाइंडिंग भी करवा रही है, या जो फ्रिंजेस बनाने होते हैं या टसल्स बनाने होते हैं, वहां पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक कि जो फोल्डिंग और डिस्पैचिंग है, उसमें भी काफी लेडीज घर की जो हाउस होल्डिंग बिजनेसेस हैं, तो उसमें उस चीज का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं हम कि यह एक, जैसा क्षितिज जी ने कहा कि ये एक कल्चर है, ये एक कनेक्शन है जो कि एक्सप्लोर करता है। दिस इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कल्चर, these are the emotions of the about 15 to 20 involved artisans in it. सो हम देखते हैं कि ये चीजों का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है माहेश्वरी क्लस्टर में। और फिर चौथा पॉइंट है कि ब्रॉड पॉसिबिलिटीज, यहाँ के जो मैकेनिज्म है या टेक्निकली यहाँ पर जो प्रैक्टिस किया जाता है टूल्स को साथ में या वीविंग्स के साथ में, वार्पिंग्स के साथ में, तो बहुत ब्रॉड पॉसिबिलिटीज है माहेश्वरी फैब्रिक में या साड़ी में, कि हम हर तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ पर साइजेस कई तरह के बना सकते हैं हम, 10 इंचेस से लेकर के 48 इंचेस तक या 50 इंचेस तक हमने किया है। उसके बाद में मल्टी टाइप ऑफ यान्स, हमने कई तरह के यान्स के साथ प्ले किया है, जिसमें वार्प में सिल्क, कॉटन, मलबरी, एरी, ऊन और भी कई तरह के, जैसे बनाना सिल्क अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इन तरीके के धागों के साथ में भी हमने काम किया है। और मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है बताते हुए कि हमने कॉपर वाइंडिंग का जो वायर होता है उसको भी व्यू किया है, और जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है उसको भी व्यू किया है, फॉर द वॉल आर्ट, फॉर द वॉल हैंगिंग एंड फॉर होम डेकोर। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स हैं। बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज तो हमारा
इंग्लिश में है, आवर डे इज मेड, तो आज हमारा दिन बन गया। सो गुड। एक प्रश्न है अनका से, राहत, डिजाइन इनोवेशन में क्या, उसमें क्या चाहिए, क्या इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी आपके यहाँ पे डिजाइन इनोवेशन आप करते हो, कोई बाहर का, बिकॉज एक डेफिनेटली ये जो आपका इंटरफेस रहा बहुत सारे डिजाइनर के साथ काम करना, तो क्लस्टर में भी बहुत सारा अनुभव इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है बाहर की मार्केट से, उससे भी आप सब लोगों ने बहुत ही सीखा है, और उसको आप लोग अपने प्रोडक्शन में भी लेके जा रहे हो। तो अनका का प्रश्न है कि अगर डिजाइन इनोवेशन है तो क्या है आपके लिए वो इनोवेशन का क्या क्या उसमें है, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होता है आपके लिए, नया इनोवेशन है तो क्या है आपके लिए? जी, नया इनोवेशन मैडम एक ये होता है कि कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेना पड़ती है। नेचर हो गया या फिर कहीं पर कुछ चीज देख लिया, कुछ मोटिव देख लिया, उसकी पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारे हैंडलूम में ये चीज हो सकती है या नहीं। से कोविड में जब हम फ्री थे तो जैसे बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो पावर लूम पर बनती है, लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई हैं कि वो हैंडलूम पर नहीं बन सकती। बहुत सारा ऐसा मैकेनिज्म आ गया है आजकल कि जो हैंडलूम पर भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक एक बार क्या कर रहा था, पिंटरेस्ट को मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पर कुछ मुझे ग्राफिंग वाले डिजाइन दिखे। तो वो ग्राफ को मैंने हमारे जो लोकल के ग्राफ में हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो ग्राफ को हमारे लोकल के ग्राफ से मैच करके मैंने देखा और उसको हमारे लूम में इंस्टॉल किया। तो मैंने देखा कि बिल्कुल ही नया और एक यूनिक डिजाइन निकल कर आ रहा है ये। तो इंस्पिरेशन का जरूरत रहता है कहीं से भी कुछ नया इनोवेट करने के लिए, तो हम रेगुलरली देखते रहते हैं। कई बार हम टीवी सीरियल्स देखते हैं कि टीवी सीरियल्स में आजकल सारा फैशन भी वहीं से चलता है, किसने क्या अंगूठी पहनी है, किसने क्या साड़ी पहनी है, किसने क्या डिजाइन पहना है। तो इंस्पिरेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं। जो डिजाइन इनोवेशन है वो बस एक्सप्लोर करते रहिए, और वहाँ कुछ चीजें अगर अपने क्राफ्ट से मैच होती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नासिर, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो बनाना फाइबर आपने इस्तेमाल किया है, हाँ, ये जो पेपर किया है, आप उसको इनोवेशन बोलोगे? वुड यू जी कॉल बिल्कुल इट बोल सकते हैं। इनोवेशन? ओके। जी मैम बोल सकते हैं। हमने कुछ ट्राई किए भी हैं ऐसे, जो एक अल्टीमेटली न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है एक वॉल हैंगिंग का। इस चीज में बहुत कम लोग है जो कि वॉल हैंगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एसकेयू हो सकता है माहेश्वरी प्रोडक्ट का, कि हम वॉल हैंगिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि कुछ कुछ चीजें होती है जो कि वीवेबल नहीं होती है, या कुछ प्रॉपर फैब्रिक के फॉर्म में नहीं हो सकती है। जैसे कि न्यूज़पेपर हमने कहा, हम उसको वॉश नहीं कर सकते, उस पे स्प्रे नहीं कर सकते। तो इन तरह की चीजों को जब यूज करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया हैंगिंग भी मिलती है, और उसके साथ ही साथ में हम हमें बहुत सारी चीजें इंस्पायर करती है ये। क्योंकि हम कुछ भी नया देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा आइडियाज के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई गेस्ट हमारे घर में आता है और वो देखता है वॉल हैंगिंग, तो बिल्कुल ही एक अजीब ही अलग ही उसको अंदाज दिखेगा। फिर वो सोचेगा कि यार न्यूज़पेपर को और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वॉल हैंगिंग के अलावा। तो ये एक बहुत ही ओपन ओपन माइंडेड डिजाइनिंग आइडियाज हो सकते हैं इस चीज को लेकर के। जैसा कि राहत ने कहा कि पिंटरेस्ट पे हमने देखा कि रिंग क्या है या रिंग का कलर क्या है, तो उससे उससे इंस्पायर होकर के हम रिंग के कलर से इंस्पायर होकर के जब साड़ी में हम उसको रिप्लिकेट करवा सकते हैं, तो एक वॉल हैंगिंग को देख करके हम कुछ और भी कई तरह के अनलिमिटेड आइडियाज आ सकते हैं उसके, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग माइंड के ऊपर। नाइस, ठीक है। आई होप अनका यू गॉट योर आंसर। Can I You want to ask? modify my Please, question? please. Yeah, प्लीज। please. नासिर जी और क्षितिज, आप दोनों ने कहा कि महेश्वर का यूनिक क्वालिटीज क्या है, जैसे द बॉर्डर डिजाइन, somebody said the color combination is more subtle, then it's the material of cotton into silk, और मैं जानती हूँ कि महेश्वर में ज्यादा 88 रीड लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? करेक्ट। तो
मेरा प्रश्न है कि is there when you innovate, so for example if you use banana fiber या अगर कोई reed size बदल करते हैं, is that is that considered okay? क्योंकि ये महेश्वर का ट्रेडिशनल साड़ी से थोड़ा अलग है. Is it fine? Is anything allowed? Is it all free for all when it comes to experimentation? Lata, can you translate? Yeah, I'm translating. Yeah, I So can I understand. think, No problem. oh, you understood. Great, Nasir. Yeah, please answer. Yeah. आप एक्चुअली बोलिए. यहाँ पर का हमारा जो सिस्टम है या जो हम गो थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू जाते हैं, तो वो बहुत ही फिजिबल है. आप कह रहे हैं कि रेट काउंट चेंज करना है तो वी आर एग्री टू अडॉप्ट इट. आप बोल रहे हैं कि साइज का चेंज करना है तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि आपके लिए साइज भी बना देंगे. आप बोलेंगे कि मुझे सिर्फ इतने ही मीटर फैब्रिक का सैंपल चाहिए, तो वो भी हम कर देंगे. तो वी हैव सिस्टम कि उसमें हो सकता है कि टाइम जरूर लगेगा थोड़ा, कि वो पूरा वाप सेटअप चेंज करना होगा हमको. आप सिर्फ कहेंगे कि रीड काउंट चेंज करना है तो हमको पूरा सेटअप चेंज करना होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 12 इंचेस का मुझे कुछ स्वाद चाहिए, तो वो हम पूरे होल वॉप की शटल में नहीं बना सकते जो इसमें हम 45 इंचेस की साड़ी बना रहे हैं. उसके लिए हमको स्मॉल साइज का शटल चाहिए रहेगा. आप कहेंगे कि रीड काउंट मुझे चेंज करना है तो पूरा रीड फिर से ड्राफ्टिंग करवाना होगा. तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वी आर हैप्पी टू डू इट फॉर यू. तो अमृत जी, आपके पास आप तो अभी एनजीओ में हो, रेवा में हैं, तो आपके लिए नया डिजाइन हो, इनोवेशन हो, वो क्या होगी रेवा में? अगर आप लोग जो भी बनाते हो साड़ी और प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट. आप म्यूट पे हैं, म्यूट अनम्यूट करिए. यस, हाँ. हेलो. बोलिए. जैसा कोई भी नया डिजाइन, जैसा यहाँ पे डिजाइनर को हायर करते हैं अपन रेवा में, तो डिजाइनर आता है, वो डिजाइनर अब मेरे से पूछता है कि कैसा क्या चीज बनाना है, तो वो उसको शामिल करके नया डिजाइन कुछ बनाते हैं. तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा डाबी में, तो वो डाबी के हिसाब से उनको समझाना पड़ता है. तब वो एक दूसरे का मेल करके ना नई चीज हम बनाने को तैयार हो जाते हैं उसमें, जो तो भी. एक चीज है, मैंने, सॉरी अमृत जी, अभी जब मैं 2021 में थी वहां पे, तो आप लोग वो गर्भ रेशम साड़ी का रिवाइवल कर रहे थे, याद है कि आपको? हाँ, तो उसमें आपको जो पुरानी साड़ी है वो रिवाइवल करने का कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में? क्या मुश्किल आया, और बनने के बाद कस्टमर रिस्पॉन्स कैसे रहा उसके लिए? तो उसका स्पॉन्सर तो अच्छा रहा है, बाकी हमने बनाई है वो जो पुराना पद्धति थी उसकी, ताना बनाना, पजनी बनाना, ब्रशिंग करना, वो काम आज भी हम शुरुआत कर दिया और वो साड़ियाँ बना रहे हैं. अभी कोई वो पुरानी चीज है जो मैंने बताया ना आपको शुरू स्टार्टिंग में, कि प्योर कॉटन की साड़ी, गर्भ रेशमी साड़ी, ये दोनों चीजें चल रही है. और चंद्रावती साड़ी जो माँ साहब ने पहनी हुई थी आज से 300 साल पहले, वो साड़ी को भी डुप्लीकेट बिल्कुल सेम टू सेम बनाई है. जो साड़ी पहनी हुई जो उनको दिख रही थी वही चीजें हमने फिर से उसको रिवाइज किया और बनाई. ओके, बढ़िया. तो अभी प्रश्न भी, वी हैव टू ओपन इट फॉर द ऑडियंस, बट लास्ट क्वेश्चन मैं सबको पूछती हूँ कि बिकॉज आई थिंक ये सेशन हमारे लिए बहुत खास है, बिकॉज अच्छा अच्छा ही सुनाई दे रहा है और इतना बढ़िया है, इट्स लाइक अमेजिंग. तो आपके हिसाब से अगले 10 साल 2035 में क्लस्टर का सक्सेस क्या होगा? क्लस्टर का चैलेंजेस, या आपका पर्सनल क्लस्टर जो भी है, चैलेंजेस और सक्सेस आपके, according to you. Kshitij, would you like to go? What do you think will be, what do you see will be a successful, points for you in the next 10 years, and what the challenges would be? या श्योर. पहले मैं अनका जी के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने पूछा है, आई हैव डिड दैट थिंग एंड आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस. सी, जब हम क्लस्टर्स की बात करते हैं तब हम सिर्फ वीवर को एज अ आर्टिसन देखते हैं, राइट? But when we go to inside the cluster, there are plenty of process and there are plenty of
people who are working as an artisan, but they are not getting recognized as an artisan. For example, when we prepare the warp, there is an artisan. When we are filling the bobbin, weft yarn into the bobbin for weaving, there is an artisan. So when we are filling the reed, वहां पर एक आर्टिसन है. तो और फिर एक एक पर्सन है जो हैंडलूम से रिलेटेड टूल्स सप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर क्लस्टर में. फिर देर आर पीपल आर्टिसन हु आर सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ हैंडलूम. हैंडलूम मीन्स जो मैकेनिज्म में कुछ भी दिक्कत आ रही है, जैसे नासिर और नासिर के फैमिली या राहत या अमृत दादा, दे आर प्रो, राइट. बट अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ने नई वीविंग सीखी है या कोई काफी टाइम से वीव भी कर रहा है, बट ही इज गुड विद वीविंग, बट ही इज नॉट गुड विद द कि अगर हैंडलूम के पार्ट में कुछ भी इश्यू हुआ है इन तो वो उसको सॉर्ट कर पाए. तो देर आर पीपल जिनके पास में वो हैंडलूम की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, वो उसको ठीक करते हैं और वो फिर वापस अपना काम शुरू करते हैं. सो नाउ बैक टू द पॉइंट कि जब हम रीड चेंज करना चाहते हैं या जब हम यार्न चेंज करना चाहते हैं या कुछ नया हम उसमें करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर इन सभी जगहों से हमको सपोर्ट मिलना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मान लीजिए आपको कॉटन 120 वीव करना है अनगेस्ड, राइट. तो वो उसको मिलना यहाँ पर लोकल सप्लायर के पास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. देयर इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसमें आपको वो वीव करना पड़ेगा और वो मटेरियल मंगाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोडक्शन. तो इसीलिए व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ डिजाइनर्स जो आते हैं या जो क्राफ्ट एंथुसियास्टिक लोग आते हैं जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है. क्योंकि अगर मैं आर्टिसन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन सारी चीजों को कवर अप करके चलना, सभी लोगों के साथ में मतलब सारी प्रोसेस को फॉलो करके चलना, वो टफ हो जाता है. तो इसीलिए वो लार्ज स्केल पे जब जाता है 100 मीटर्स या 200 मीटर्स, तो वो थोड़ा सा इजी होता है. सेकंड थिंग, जो मैं एक बात बोल रहा था अर्लियर कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज हैं. जैसे मारू कम्युनिटी है, मलारगंज में एक कम्युनिटी है, अलग अलग एरियाज हैं, एंड एवरीबडी इज प्रो, एवरीबडी इज फ्लेक्सिबल, बट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है काम करने की. जैसे कोई बिल्कुल हैवी साड़ी पे काम कर रहा है, हैवी फैब्रिक, हैवी डिजाइनिंग पे काम कर रहा है, कोई सिंपल फैब्रिक पे काम कर रहा है, उसको बस प्लेन वीव करना है, उसको कोई मतलब नहीं उसमें डिजाइन है या नहीं है, क्या है. उसको पर्टिकुलर एक वीव करके रेडी करके और पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन रेडी करके और देना है. तो सबके अपने अपनी चॉइसेस हैं एंड दे वर्क ऑन देयर इंटरेस्ट. हर कम्युनिटी अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करती है. कुछ डिजाइन, कुछ इनोवेशन के साथ भी काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं जैसे कि नासिर हैं यहाँ पे, और भी कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ. There is one weaver I know, he did one thing. उसके पास 2 लूम है, उसने एक लूम में जकार्ड को भी इंस्टॉल किया है. He learnt it from the weaver of चंदेरी, and उसने उस चीज को अडॉप्ट करके उस चीज को सीखा प्रॉपर, हर चीज मैकेनिज्म की उसको ठीक कैसे करना होता है, कैसे वो काम करेगा क्या है, and he is perfectly weaving, right. I don't know ये किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा कम्युनिटी में, but it's actually true. सो इन नेक्स्ट ईयर, अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 years के चैलेंजेस की. जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे अभी दिख रहा है वो है एक तो पॉलूम फैब्रिक, पॉलूम साड़ीज जिस तरीके से यहाँ पे बिक रही हैं, इट्स वेरी बिग थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो यार्न की क्वालिटी So थोड़ी you are saying, Kshitij, one sec. When you're saying powerloom, you're saying बाहर से बना हुआ powerloom is selling in Maheshwar as handloom. yes. There are no powerlooms in Maheshwar, but I don't name it. I won't name it, but I have seen people putting the handloom mark on the powerloom sari and selling it as a handloom. how long, I mean, when is this start, you think, and why do you think it started? I think 5-6 साल से तो इसका इन्वॉल्वमेंट पावरलूम का बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे बड़ा है.
I know, but there is, see, Kshitij, if you see Maheshwar, it is not Banaras where you have such a large number of, and it's not. It's a very small place. So there must be some trigger for that to come. Unless the sales increase, what did the sale increase? Did something happen that this? See, मेरे मतलब in terms of my experience, there are two things जो है जो मेन रोल प्ले करती हैं. One is demand, second is business. If you think from a business perspective, अगर आप डिजाइनर या आर्टिसन इन सबको हटा दें, अगर आप, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि हमको क्राफ्ट को अपलिफ्ट करना है या हमको क्या No, करना no, no, I know, है, I know. गिव अ डैम. ठीक है, दे आर डूइंग इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेकंड थिंग, जब ये चीज मैंने तब फील करी जब मैं अभी स्टोर में बैठा हूं. आपके पास लोग आ रहे हैं, दोज हु आर नॉट केपेबल बाइंग द हैंडलूम प्रोडक्ट, दे आर इजीली बाइंग अ पॉवरलूम प्रोडक्ट, जान के भी अनजाने में, वॉट एवर इट इज, बट दे आर बाइंग इट. सो इफ यू compete with the other shop, people have to यू नो मैं कैसे मैं इजी बात में बात करूं तो मुझे अगर जिसको जो जैसा खाना पसंद आएगा मुझे उसको वो परोसना पड़ेगा. But are these 100% Maheshwari sarees made on power loom? Like silk and cotton, when whichever you are saying the power loom sarees? Yeah, silk by cotton and even cotton by cotton. See, आप exact Do तो they look, नहीं बता sorry, do सकते they हैं. look Maheshwari sarees? See, लोग जो खरीद रहे हैं, they don't No, no, know. I know. But I'm talking the person who's selling. See, हाँ. that is a big problem in South. It's exactly the same sari. You actually cannot make out that even the person who's selling can can be little for a minute think is it handloom or powerloom, because the design is exactly copied like a handloom. Is that the same case for you, or it is little different? See, design is copied. Design is copied. Yeah. Not material, I think. मटेरियल सेम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मटेरियल करेंगे तो उनको केवल वेजेस का ही डिफरेंस आएगा. फिर भी साड़ी एक्सपेंसिव थोड़ा जाएगा, लेकिन वो और कॉस्ट कट करने के लिए सिंथेटिक का यूज कर रहे हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ राहत की बात पे. अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉवरलूम फैब्रिक की. अभी मेरे साथ में सामने एक केस ऐसा भी हुआ है, और ये कई जो महेश्वर के बाहर भी कुछ वीवर्स जो कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं. एक लो ग्रेड वॉब भी आती है और एक नायलॉन वॉब भी आती है. कई कम्युनिटीज उस पर भी काम कर रही हैं, जो कि सिल्क का रेप्लिका बन चुका है. अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाना है, दे आर डूइंग इट टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन. अगेन मैं अगर एक बिजनेस के उस पे बात करूं तो टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन दे आर डूइंग दिस स्टफ. But even they are giving employment to the weavers, but from the power loom there is nothing for the weavers. Yeah, anyway, Kshitij, we'll talk about it. So you are saying one challenge for the cluster is power looms being sold as handlooms in the cluster. It's Yeah. not them getting sold across, you making power loom and selling. Those are the two issues across the country. And the second one, what do you feel is a success? सेकेंड वन इज द अवेलेबिलिटी. जो जैसे अनिका मैम का भी जो मैंने आंसर किया, चीजों की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता होना बहुत जरूरी है. जितनी वैरायटी में यहाँ पे चीजें होंगी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ हैंडलूम, वो उतना अच्छा प्रोडक्शन पे जाएगा. Okay, got it. क्योंकि स्लोली बेस्ड ऑन डिमांड देयर आर फ्यू मटेरियल्स या कुछ चीजें हैं जो धूमिल होती जाती हैं. या अमृत जी, आप क्या सोचते हैं? आप तो 40 साल से इस रेवा से जुड़े हैं, तो आपके आइडिया, आप अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि साड़ी का सेल लगातार ऐसे ही रहेगा, घटेगा, या नया साड़ी करना पड़ेगा? नया नया तो हम जो पुरानी चीज आज से 100 साल या 50 साल पहले की जो चीजें हैं, महाराज साहब उसी पे वापस आ रहे हैं, और वो चीज को हम धीरे धीरे चालू किया है और वो चीज चालू कर रहे हैं. अभी ये समझ लो कि 10% के करीब तो हमने शुरुआत किया है उसको. बाकी और धीरे धीरे करके पूरा जो पुराने समय में जैसा चलता था
तो पुराने जमाने के हिसाब से ही वो चीजें बनाना शुरू करना। लवली। और तो आप बोल रहे हैं कि हर अगले 10 साल में पुराने चीज ज्यादा बिकेगा जो पुराने जमाने में बनती थी। जैसे अभी मान लो कि जो चीजें इस साल की जो देखने में बिक्री वगैरह में साड़ियाँ सबसे ज्यादा बिक रही है, ड्रेस मटेरियल बिक रहा है, अपना दुपट्टा चुन्नी बहुत कम, और स्कार्फ बिक रहा है अभी फिलहाल में। स्कार्फ क्यों कि जैसे हम बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं, तो ज्यादातर स्टोल की मांग भी ज्यादा है। ओके, थैंक यू। राहत, आपका क्या सोच है कि व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 10 years? राहत। यस मैम। या ये सवाल था कि अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि क्या सक्सेस होगा, क्या चैलेंजेस होंगे क्लस्टर के लिए, नहीं तो आपके लिए? दोनों चीजें कह सकते हैं मैडम। जैसे डिजाइन वाइज बात किया जाए तो थोड़ा ये सर्कल तरीके से चलता है। ओल्ड चीजों का हम मतलब कुछ नया नहीं मिलता है तो हम ओल्ड चीजों को रिवाइव कर सकते हैं, ये भी क्योंकि जब जो जनरेशन रहेगा उस समय उन लोगों ने उन पुरानी चीजों को देखा नहीं होगा, तो वो थोड़ा हमारे काम में आ सकती हैं। और पावर लूम एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि कॉस्ट, जो हैंडलूम का कॉस्ट है वो तो ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा। ये थोड़ा हमारे लिए चैलेंज हो सकता है पावर लूम के साथ compete करना। और सक्सेस की बात की जाए तो बिजनेस तो देखिए ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है ये। जैसे इस साल की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले इस साल काफी अच्छा बाउंस रहा था, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल के अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट ईयर हम ऐसे ही तैयारी करके रखें या फिर इससे बेटर तैयारी करके रखें। और मेरे हिसाब से बढ़ना ही है मैडम बिजनेस तो फ्यूचर में। फैंटास्टिक। आप क्या बोलते हो नासिर, मोहम्मद जी? जी बिल्कुल मैम, मैं भी राहत की बात को सपोर्ट करूंगा कि मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में महेश्वरी क्लस्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि हाँ हम देख रहे कुछ हैं तो बहुत अच्छा चैलेंजेस होंगे, कुछ तो चैलेंज जी बताओ। जी मैं आ रहा हूँ मैम। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पांस भी है, वैरायटीज भी है। राहत ने जैसा बताया था कि अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है टॉप एंड दुपट्टा या सलवार सूट्स को, तो वो एक नया एसकेयू मिला है हमको साड़ी के साथ साथ। कुछ एक सवाल भी था कि साड़ी का कितना सेल है और सूट्स का कितना सेल है। तो साड़ी का सेल अपनी जगह पर है, वो चल रहा है, लेकिन एक नया सेल एक एडअप हुआ है जो कि सूट्स के रूप में है। तो पहले पहले जब ट्रेडिशनली जो चल रहा था बिजनेस, उसमें हमारे पास वैरायटीज नहीं थी सूट्स को लेकर के। तो कुछ नए आइडियाज से, कुछ डिजाइनर्स के इनपुट से और न्यू सैम्पलिंग्स के जरिए हमने कुछ नए वैरायटीज ऑफर किए हैं कस्टमर्स को इन फॉर्म ऑफ द सूट सेट्स। दिस में बी 2 पीसेस और 3 पीसेस सूट। तो इस चीज का भी बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला है, खास तौर पर ऑनलाइन मार्केट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और जो लिमिटेशंस है वो क्षितिज जी ने कहा है, जैसे कि पावर लूम, वो तो डेफिनेटली है ही, उससे तो compete करना ही पड़ेगा। और समय समय की डिमांड के ऊपर हमको समय समय पर फुलफिलमेंट भी करना होगा। जैसा कि हम फ्यूचर पे लिमिटेशन या चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब हमको पास्ट से भी लेना होगा। जैसा कि पास्ट में हुआ था कि कॉटन की साड़ियाँ चलती थी सिर्फ, जो कि महाराष्ट्रियन पैटर्न की होती थी। जैसे अमृत दादा ने कहा, कॉटन की साड़ियाँ होती थी जो महाराष्ट्रियन पैटर्न पे होती थी, इंदौरी के नाम से चल बिकती थी। लेकिन फिर हमने रेवा ने और सैली मैम ने उसको डिजाइनर्स का इनपुट डाला उसमें, कुछ मार्केट रिसर्च किया, तो उस वैरायटीज को या उस डिजाइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि ऑल ओवर इंडिया में बिक सके, जो कि सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं हो। तो हम देखते हैं कि अब सिर्फ हमारा महाराष्ट्र टारगेट कस्टमर्स नहीं है, हमारा ऑल ओवर इंडिया टारगेट कस्टमर्स है। तो समय समय पर जो डिमांड होगी या जो रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स की, उस चीज को हमको फुलफिल करना होगा बराबरी से। जी। मैं कहना चाहूंगा
कम्युनिटी की बात की थी सतीश जी ने, तो वो सही बात है कि जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उनके पास एक टीम वर्क होता है। उसके उनके बच्चे भी अनुभवी होते हैं, घर में से भी लेडीज से अनुभवी होती है, और वो जो कठिनाई वाले काम जो होते हैं वो सब कर सकते हैं। तो जैसे कि नया डिजाइन पे बात हुई थी एक, कि डिजाइन नया होना चाहिए, तो नए डिजाइन में तो डिजाइनर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल किए हुए नहीं होते हैं, टेक्निकल किए हुए होते हैं। तो डिजाइनर और प्रैक्टिकल लोग जो है वो बैठ करके ही कोई डिजाइन बनाते हैं, वही सक्सेसफुल होता है। पहले भी हम लोग रेवा में भी थे, तो जो डिजाइनर आते थे हम लोगों के साथ बैठते थे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उनको नहीं मालूम होता है, जब तक कि वो व्यूवर के साथ नहीं बैठ पाते हैं। तो आगे भी जो है वो एक टीम वर्क होना, जो पिछले 10 साल की बात बता रहा है कि आगे 10 साल में, वैसे भी सानी देवी भी आगे आज की बात नहीं करते थे, आने वाले 10 साल बाद की बात करते थे। अब आने वाले 10 साल में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है आने वाले 10 साल में भी हमको एक टीम वर्क होना चाहिए, जो कि डिजाइनर भी हो हमारे साथ में, आप लोग भी हमारे साथ में हो, हम लोग भी हम साथ में रहें, और इसी से चुनौतियों का सामना हम कर पाएंगे। मैडम का कहना था सालिन देव का, ऐसी चीज बनाओ जो पावरलूम नहीं बना सकता, ऐसी बड़ी चीज बनाओ जो पावरलूम नहीं बना सकता। तो हमको उस तरफ जाना चाहिए, नए नए डिजाइनों की तरफ। पावरलूम को छोड़ना चाहिए, पावरलूम तो एक प्रॉब्लम है ही। महेश्वर में काफी माल पावरलूम का बिक रहा है, और जो आने वाले होते हैं वो अपने टूरिस्ट, वो नहीं पहचान पाते कि पावरलूम क्या है और हैंडलूम क्या है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमको उस तरफ जाना चाहिए जो पावरलूम नहीं कर सकता, और ये टीम वर्क से ही होगा हमारे पास में, कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एनका मैम का भी सवाल था कि क्या लिमिटेशन है पावरलूम क्या नहीं कर सकता है। तो वो यही है कि लिमिटेड प्रोडक्शन कर हम मतलब लिमिटेड प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता, सैम्पलिंग्स नहीं कर सकता, और जो मल्टी टाइम ऑफ यार्न्स है, या जो हम हाथ रोक रोक करके वीविंग के दौरान कुछ नया इंसर्ट करते हैं, नया कलर इंसर्ट करते हैं, या नया तरह का धागा इंसर्ट करते हैं फैब्रिक में, वो नहीं कर सकता है। तो इस तरह की डिजाइन डेवलप करनी होगी अगर बीट करना है हमको पावर लूम से। और सवाल आया था कि क्या मटेरियल इस्तेमाल करता है, तो हम यहाँ के केस में तो वाराणसी या बनारस जैसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम पहचान नहीं सकते कि हैंडलूम का फैब्रिक क्या है और पावरलूम का फैब्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ यार्न में सिल्क बाय कॉटन पावरलूम नहीं करता है, वो सिंथेटिक और दूसरे केमिकल वाले यार्न्स होते हैं और डाइस होती है। तो कोई भी आर्टिजन एक नजर में पहचान सकता है कि हाँ ये पावरलूम है और ये हैंडलूम है, लेकिन कस्टमर्स के लिए मुश्किल होता है पहचानना। मैं लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, मैं इस फिर ओपन करूंगी। एक पॉइंट तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे टीम ने बहुत बताया कि ये पूछो कि डू यू थिंक यंग जनरेशन विल बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द सेक्टर, तो वो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, यू ऑल सेड कि दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक पूछता था कि एआई थ्रेट, देखिए देखिए अभी इतना आप सोशल मीडिया पे है आप सब लोग, तो डू यू थिंक एआई की वजह से कोई थ्रेट है आपके काम के लिए, आपका हेल्प करेगा या आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ये जो एआई बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नासिर, राहत? कि मुझे लगता है मैम कि थ्रेट तो नहीं है एआई को लेकर के, सोशल मीडिया में सपोर्ट ही करेगा हमको, या कुछ बेनिफिट्स ही देगा, क्योंकि हमारा जो काम है वीविंग का वो प्रैक्टिकल है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है ज़्यादातर केसेस में। तो मुझे नहीं लगता है कि एआई इतना इम्पैक्ट करेगा वीविंग प्रैक्टिस को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा मेटा को लेकर के, या सोशल मीडिया को लेकर के, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। ओके ग्रेट। राहत आपको कुछ बोलना है? राहत है आप? मैडम जी जी, डू यू थिंक एआई एआई? का यूज, देखिए अच्छा यूज भी है, और इस टाइम हम किस तरह से यूज करते हैं एआई को। अभी फोटोग्राफी में पहले मॉडल शूट बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो अभी से गूगल जेमिनाई इनका यूज करके हम जो हमारा प्रोडक्ट है उनको देख सकते हैं एआई के थ्रू, एक मॉडल पर वो प्रोफेशनल शूट कैसा दिखे। और
पिक्चर्स की क्वालिटी बेटर करने में, और मतलब अभी कुछ कैप्शंस मान लीजिए हमको सोशल मीडिया पर कैप्शंस डालना हमारे प्रोडक्ट के, यही मैडम क्वेश्चन था आपका। या फाइन, या गॉट इट राहुल। या तो 2-3 कमेंट्स हैं, वो पढ़ के मैं आई ओपन इट। मीरा जी को एक प्रश्न है, कुणाल जी लिख रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट मिंटिंग एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। इफ यू कैन सेल पावरलूम फैब्रिक एज हैंडलूम इजीली देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस फॉर दोज बिजनेसेस गोइंग अवे फ्रॉम बिजनेस एथिक्स। तो वो बोल रहे हैं कि सब लोग अभी अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे, तो इसलिए पावरलूम को हैंडलूम के हिसाब से बेच रहे प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए, तो बिजनेस एथिक्स के से दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। तो अनका का सवाल आपने दे दिया। तो मीरा जी के पास एक क्वेश्चन है, यू वांट आस्क मीरा? And anybody else, please, you have any questions, you can type or ask them directly. I'll just add one thing on the AI thing. AI is good अगर आप उसको थोड़ा सा सिर्फ अपनी लैंग्वेज या मार्केटिंग या चीज़ों को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट AI is harmful if we are totally depending on it. Okay. Yeah. Any questions? Are there any community people involved in the power loom selling? तो लक्ष्मी जी पूछ रही है, केपी लक्ष्मी, कि आपके कम्युनिटी से लोग इन्वॉल्व है जो ये बेच रहे पावर लूम? आई थिंक विल आस्क राहत है, नासिर। नहीं मैम, ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है जो इन्वॉल्व है। जैसा कि क्षितिज ने कहा कि ये डिमांड और सप्लाई का रूल के ऊपर बेस्ड है। तो जहाँ जहाँ शोरूम्स है या टूरिस्ट मार्केट में जहाँ से टूरिस्ट गुजरता है, वहाँ पर जो दुकानें हैं, वहाँ पर जिन जिन भी लोगों के शोरूम्स हैं या दुकानें हैं, वो एक साथ में रख रहे हैं पावरलूम, ताकि कोई कस्टमर खाली हाथ ना जाए। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर नासिर, the shops are owned by the weaver entrepreneurs, right? yes, ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का शॉप नहीं है, दे हैव ऑल ओवर द। मगर हैंडलूम ये जो दुकानें हैं, जितना भी मैंने देखा महेश्वर में, जो प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं के दुकानें हैं ना, ट्रेडर नहीं है वो जो दुकानें ओन करते हैं महेश्वर में। कुछ कुछ है मैम, कुछ है, तो ट्रेडर्स भी है। ओके, ट्रेडर्स भी है जी। ओके, या मीरा, यू हैव अ क्वेश्चन? Anybody else? Yeah, I had a question, Lata. Yeah. बेसिकली मुझे सभी को ये पूछना था कि एक समय था लगभग 10-15 साल पहले, जब चंदेरी का चढ़ाव ज्यादा था और महेश्वरी थोड़ी डाउन हुई थी। चंदेरी का क्रेज उठा था और महेश्वरी का थोड़ा दब गया था। तो आज के समय में ये दौर चेंज हो गया है, यानी महेश्वरी और चंदेरी एक साथ बराबर है, या महेश्वरी चंदेरी से भी अभी आगे मुकाबला कर रही है? जी मैम, कंपटीशन में तो बराबरी का मुकाबला है, एक तरह से कह सकते हैं एट प्रेजेंट। लेकिन हम जब बात करते हैं महेश्वरी और चंदेरी की, तो जहां भी नाम आता है एक साथ ही आता है, चंदेरी और महेश्वरी फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी एक पहचान है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अब आज हमारे पास बहुत सी ब्रॉड वेराइटीज है महेश्वरी को लेकर के, जिससे हम बराबरी में मुकाबला समझ सकते हैं कि चंदेरी के बराबरी में हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमको यहाँ मिलता है कि जो चंदेरी साड़ीज होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसके जो स्टार्टिंग रेंजेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो टारगेटेड कस्टमर्स के लिए अफोर्ड करना, हम नहीं कह सकते कि सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, महेश्वरी में हम कह सकते हैं कि हमसे कई कस्टमर्स ऐसे लेकर जाते हैं जो डेली यूज के लिए भी साड़ी पहनना चाहते हैं।
राइट। कुछ टीचर्स भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें स्कूल के लिए डेली यूज के लिए साड़ियाँ दिखाइए जो कि प्योर कॉटन की हो या कॉटन सिल्क की हो, तो वो हम हाँ, भी वी आर केपेबल टू ऑफर देम दिस काइंड ऑफ साड़ीज आल्सो। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है महेश्वर में, दैट्स इंटरेस्टिंग। या अभी तो जैसे अमृत दादा बता रहे थे कि स्टॉल का भी ज्यादा चलन हुआ है, तो स्टॉल भी जो है 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये में की रेंज में मिल जाता है। तो काफी स्टॉल चल रहा है, किसी को गिफ्ट देना हो तो वो स्टॉल देता है, किसी को मेहमान नवाजी करना है तो वो स्टॉल करता है। तो काफी स्टॉलों का चलन आया है सामने। और अभी एक हैंडलूम क्लस्टर जो है उनके भी द्वारा मेरे पास में एक ऑर्डर आया था, बोले 4 डिजाइन है स्टॉल की, पर 12 इंच में बनाना है। तो ठीक है, हमने क्या बना देंगे। तो 4 डिजाइनों को समय भी कम दिया था उन्होंने, 20 दिन 25 दिन। तो 20-25 दिन में हमने वो 4 डिजाइनों को और 12 इंच बाय 1.5 मीटर के स्टॉल बना करके करीब करीब 50-60 स्टॉल उनको बना करके दिए। तो काफी अच्छा स्टॉलों का भी अभी रिस्पांस आ रहा है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत खूब। I had a question. Yeah, Ravi. Since the last question was about pricing, no, so that was exactly my question. तो मैं पूछना चाह रही थी नासिर से या क्षितिज से, किससे भी, तो जो रिटेल प्राइस है वो क्या होता है, और जो वीवर के पास अगर ले सकते हैं तो उसमें बहुत फर्क है क्या, या दे ऑल्सो रिटेलिंग, इवन वीवर्स आर सेलिंग इट एट ऑलमोस्ट रिटेल प्राइसेस, वो मेरा सवाल है। आप समझे कि शी इज आस्किंग नासिर राहत की एमआरपी में और आपका जो, समझो कि आपके पास से लेते कितना फर्क होगा। आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव होलसेल प्राइस बिटवीन, तो एमआरपी होलसेल एंड क्लोज टू द लूम प्राइस शी इज आस्किंग, है क्या ऐसा अंतर है, कुछ फर्क है आपकी सेल्स में, प्राइस में? जी मैम, फर्क तो डेफिनेटली है। हम जो अलग अलग, हर आर्टिजन का अलग अलग सिस्टम है काम करने का, कि उनका प्राइसिंग सिस्टम कैसा है। कुछ इंडिविजुअल आर्टिजन्स है जो कि अपना मार्कअप लगा करके प्राइसिंग करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो कि उनका ऑफिशियल जो कॉस्ट होता है वो सब ऐड करने के बाद प्राइसिंग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या क्या कॉस्टिंग्स इन्वॉल्व है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कुछ हो सकता है केस में कि किसी का साड़ी का दुकान है और वो रेंट को भी उसको निकालना है, उसको भी करना है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग करता है। तो बेसिकली एक साड़ी का प्राइसिंग अबाउट 2500 2000 के अराउंड से स्टार्ट होता है। और फिर जो मार्केट के कॉस्ट है उस चीज को एड ऑन करके हम एमआरपी निकालते हैं जो कि रिटेल प्राइसेस होता है। मान लीजिए कि हमारा फॉर एग्जांपल एक ई स्टोर है अमेजोन पे, जिसका हमको अमेजोन को कमीशन पे करना है 17% या 20%। तो उस हिसाब से हमको एमआरपी उसका रिटेल के लिए निकालना होगा। तो ये सारे मैकेनिज्म अलग अलग सभी के सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। बट हाँ, एक रेट जो होता है, स्टार्टिंग रेंज हमारा होलसेल का, वो अराउंड 2 to 3,000 पर साड़ी फॉर होता है स्टार्टिंग। और फिर जाता है अप टू 15,000 20,000, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द साड़ी। या तो कुणाल जी का प्रश्न है कि एक वीवर महीने में कितना कमा लेते हैं, लगभग एवरेज, कम से कम या ज्यादा? यू कैन गिव अस अ फॉर द माहेश्वरी क्लस्टर व्यूअर्स, पर्टिकुलरली वहाँ यहाँ पर ग्रेड्स डिवाइडेड है जो कि स्किल के ऊपर डिपेंड है व्यूअर की। हाँ, कम ए से कम ग्रेड बताइए, कम से कम बेसिक ए ग्रेड ए ग्रेड वीवर, बी ग्रेड वीवर, सी ग्रेड वीवर, डी ग्रेड वीवर। तो जो स्टार्टिंग वीवर है जो कि फ्रेशर है या कम समय का एक्सपीरियंस रखता है, उसका रेट तकरीबन 600 फॉर अ सारी पर डे होता है, 5 to 600 पर डे। तो हम मान सकते हैं कि एक लोअर स्किल्ड वीवर 10 to 15,000 पर मंथ अर्निंग करता है। और जो स्किल बेस्ड वीवर है वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ व्यूवर्स हम देखते हैं वहां पर 20,000 30,000 पर मंथ भी अर्न कर रहा है। दैट्स वेरी गुड।
और एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, हमारा जो वर्किंग आवर्स होता है बुनाई का, वो बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल है। हमें अगर किसी वर्कशॉप यूनिट में जाकर के काम नहीं करना है, तो यहाँ पर मास्टर वीवर आर्टिजन को घर पर ही मशीन, मटेरियल और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा देता है, जिससे वो उसके वर्किंग आवर्स में काम कर सकता है, जो कि 8 से लेकर के कभी कभी 16 घंटे या 18 घंटे में भी होता है। जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट करता है वीविंग करना, तो वो रात के 10 बजे तक भी करता है, विद द ब्रेक्स ऑफ द लंच एंड डिनर एंड देयर रिफ्रेशमेंट्स। ओके। जी। तो आपके यहाँ पे, सॉरी मैं ही पूछ रही हूँ सवाल, आपके यहाँ पे शेड्स होंगे क्या, वर्क शेड्स जैसा, जैसे 10 वीवर को एक जगह पे देते हैं, ऐसे भी होते हैं या ज्यादातर घरों में रहता है शेड्स? दोनों तरीके के व्यूअर्स हैं, जो वर्कशॉप में जाकर के शेड में भी काम कर रहे हैं, और जो घर पर मशीन दिया हुआ है, घर पर लूम लगा हुआ है, घर पर भी कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन देयर डिमांड एंड देयर वर्किंग सिनेरियो। Lata, this gradation was very interesting. So is it just within the community they know who is experienced and who is less experienced, or there is actually a formalization of that grade process? नासिर, रेणुका पूछ रही है कि ये जो ABCD आपने बताया, जी। ये कम्युनिटी के अंदर है, ये जो ग्रेड देते हो आप, कैसे आप लोग ही जानते हो या पीपल जो बुनाई कर रहे हैं वो भी जानते हैं? तो ये कैसे आप लोग निश्चय करते हो कि ये है, ये D है? No, actually there is no any gradation system for this. हम लोग जानते हैं कि उसके वर्किंग क्वालिटी को लेकर के, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप को लेकर के, कि ये कितना कैपेबल है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एबिलिटी से ज्यादा बड़ा वर्क हम दे देते हैं, तो फिर उसको वाइंड अप करना होता है वॉप को, और फिर किसी दूसरे वीवर को देना होता है। तो ये हम खुद ही अंदाज से करते हैं कि ये किस किस केपेबल है, किस क्वालिटी का वीवर है, उसका अनुभव चेक करके। हाँ, See, समझ गए। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक फिनिशिंग की वीविंग कैसी हो रही है, जी, और correct. दूसरा कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं उस काम को करने में। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे हर कम्युनिटी इज प्रो, बट दे हैव देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू वीव, कि मेरे को सिर्फ यही वीव करना है, मेरे को दूसरी चीज वीव नहीं करनी है, आप उसके पास चले जाओ, वो वीव कर देगा। ओके। हाँ, लाइक अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर कुछ टाइम पहले लखनऊ से काफी सारे वीवर्स माइग्रेट हुए हैं। सो वो जो फैब्रिक वीव करते हैं, एंड एक जो महेश्वरी वीवर जो फैब्रिक वीव कर रहा है, उसकी सॉफ्टनेस और उसके टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अगर आप जितने अच्छे तरीके से आप बीट कर रहे हो, और जितने अच्छे तरीके से आपका सुपरविजन है वाइल वीविंग ऑन द फैब्रिक, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और वही चीजें रोल प्ले करती हैं वेजेस में भी। जितना अच्छा फैब्रिक होगा उसको उतना अच्छा वेज भी मिलेगा। ओके, वेरी नाइस। Correct, एक और बिल्कुल प्रश्न बराबर। है कि पर डे कितना बुनाई कर लेते हैं लोग, जैसे वीवर है, टिपिकल रेंज कितना, इंचेस पे या मीटर पे, आप कैसे कितना बुनाई करते हैं पर डे लो वीवर्स? प्लेन वीव ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल वाला, पर डे। नासिर, आप ब्रेक हो रहे, मे बी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। आई थिंक 1.5 to 2.5 मीटर इजीली वीव हो जाता है ना, पर डे आराम से, और उससे ज्यादा भी हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन द वीवर अगेन, बट एक मिनिमम यू आर अगर सेइंग 1.5 to 2.5 आराम से। एक और मैंने देखा कि बहुत सारे क्लस्टरों में ये जो प्रीलूम वर्कर्स है, जो वॉर्पिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, उनको वो लोग ज्यादा नहीं कमाते हैं। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है या यहाँ पे प्रीलूम वर्कर्स आर अर्निंग डिसेंट? इन माय एक्सपीरियंस उनका इंक्रीमेंट दे मतलब बेस्ड ऑन डिमांड्स, मतलब वो अपनी अपनी रेट्स अप एंड डाउन करते रहते हैं, और वो फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है उसके अकॉर्डिंगली। Can I ask a question? Yeah, please.
as far as my understanding goes, mostly in Maheshwar, the two occupations are agriculture and weaving. So my question is, agar kal if there's a new factory that opens over there, making, I don't know, bottles or making something completely different that has nothing to do with fabric, and let's say it can pay people from between 15,000 rupees to 25,000 rupees a month. Do you think many people will leave weaving and move to that? I've been exploring this area from past 8-9 years continuously. मैं सॉलिडली अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 साल से तो मैं रह के ही इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ. इंदौर यहाँ से 90 किलोमीटर्स है. इसको बंद कर दो. इंदौर यहाँ से 90 किलोमीटर्स है और इंदौर से का जो स्टिचिंग गारमेंट स्टिचिंग का जो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वर्क जो आता है वो महेश्वर के आसपास के गांव में आता है. यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिचिंग यूनिट्स हैं और SHGs सेल्फ हायर ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेप में काम करके और उसको भेजते हैं. सेकंड, देयर इज अ कम्युनिटी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करती है जैसे तबला, ढोलक एंड ऑल. देयर इज ऑल्सो अ कम्युनिटी जो कि पीतल के बर्तन बनाने का भी काम करती है. सो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी हैं, बट अगर मैं कल्चर के ऊपर बात करूँ तो वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटीज़ हैं, समाज है जो पर्टिकुलर सिर्फ उसी एरिया पे फोकस होके काम कर रही हैं. इन माय एक्सपीरियंस यहाँ पे वीवर्स पास्ट 4-5 इयर्स में बढ़ रहे हैं काफ़ी तादाद में. आसपास के गाँव में लोग सीख रहे हैं, सीख के वीविंग कर रहे हैं. कुछ लोग स्टिचिंग भी सीख रहे हैं. तो मेरे ख्याल से वो उतना हर्डल नहीं है. नासिर, अनका का प्रश्न है कि अगर समझो कि अभी आपके महेश्वर में देखा जाए तो खाली फार्मिंग है और वीविंग है, बहुत बड़ा एक्टिविटी जो लाइवलीहुड बोला जा सकता है. अगर समझो अभी कोई MNC हो, कोई बाहर के कंपनी वाले एक बड़ा फैक्ट्री खोल के सबको 15,000 to 20,000 सैलरी देंगे, तो जो बुनाई में जुड़े हैं वो लोग वहां पे जाने के लिए तैयार होंगे? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है ये मैम का. लेकिन जो एज पर माय ओपिनियन और टर्म्स, मुझे लगता है कि दे आर यूज टू व्यू. उन्हें व्यू करना पसंद है और उनका एक वर्किंग कल्चर बन चुका है. तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पर ट्रांसफॉर्म होकर के नया जॉब के लिए अफोर्ड करेंगे, क्योंकि वो खुश है इस बुनाई के काम से. जॉब में ये होता है कि टाइम टू टाइम काम करना होता है. हमारे यहाँ पर अपनी मर्जी पे है, चाहे जब काम में करने के लिए बैठ जाए, चाहे जब वो काम ना करें. तो जो पाबंदी में जब अगर ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे तो उसकी टाइम की पाबंदी होगी. तो अब महेश्वर में तो सब फ्री माइंड काम करने वाले, अब वो पाबंदी में काम करना पसंद नहीं करेंगे. मैं नासिर और मोहम्मद अंकल की बात पे एक चीज ऐड करूंगा जो मैंने अभी तक फील करी है कि आर्टिसन इज इक्वल टू आर्टिस्ट. ये एक आर्टिसन इज लाइक अ आर्टिस्ट. दे वर्क एंड देयर ऑरा, देयर थिंग्स, इफ यू सी go to their houses, how they are doing things, and their food culture and all, they are like artist. So I don't think so कि वो चीज वो दूसरी इंडस्ट्रीज या उस पे उतना इंटरेस्टेड होंगे. सेकेंड थिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है ऑलरेडी 15 से 20 किलोमीटर दूर. तो अभी तक उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है. बराबर नहीं हुआ. करेक्ट. सही है, करेक्ट. नासिर, आपका वीडियो, आपका इंटरनेट कनेक्शन बुरा था. कुणाल पूछ रहा है कि पर डे कितना बुनाई होता है आपके वीवर्स के साथ, कितना पर डे में 8 और के वर्किंग्स में 3 to 4 मीटर्स आराम से भी होता है. और जो ओवर टाइम करते हैं जैसे कि 12 घंटे या 14 घंटे, तो वो एक साड़ी मतलब 6 मीटर्स या 6.5 मीटर्स के समथिंग कर लेते हैं पूरा 12 to 14 आवर्स के वर्किंग में. तो एक दिन का एवरेज हम 3 से 4 मीटर मानते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टाइम लाइन
कमिटमेंट तो 3 से 4 मीटर पर डे प्लस Okay. ओवर टाइम 12 to 14 hours, one sari about Oh, 6 one meters. sari. Okay. About 6 meters. Sari is also a little more difficult because dobby वो सब है, जल्दी भी नहीं जी होगा. That's good. Yeah, 5.5 meters. Yeah. Yeah, that's insanely good. That's really good. Yeah. Hmm. Very nice. This has been such a great session. If Sounds like Maheshwar is such a strong ecosystem and cluster. I know. Thank you, ma'am. We all need your support and the caring persons of the crafts Great. like us. No, You are, actually, we need you, Nasir. We need I all the know. yeah. cutters and the weavers and There are people. there are both the hands, we and you. Yes. Would you, आपको हमें तो कुछ पूछना है या कहना है? जी हमने तो आपको बहुत सब प्रश्न पूछे और बहुत सवाल पूछे. आप कुछ कह सकते हैं अपने दिल से. बिल्कुल मैम, आपको भी मैं काफी समय से जानता हूँ. आप भी काफी क्लस्टर्स को विजिट करते हैं, देखते हैं. जयपुर में भी आपने काम किया है, तो मुझे आपको एक तो थैंक यू कहना है कि आप बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं ये क्लस्टर्स को डेवलप करने में और उसको सस्टेन करने में. तो वेरी बिग क्रेडिट टू यू टू आल्सो फॉर द सपोर्ट फॉर द for the enhance these demand for the customers and for these saris, dupattas, stoles and the craftsmanship and the products overall, ultimately all over the Indian craftsmen's products. Thank you जी. so much, Nasir. That's very kind of you. Very kind of you. Thank you. Yeah. Yes. We hope to remain involved and हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा क्या संगत बढ़ती जी जाए और जी बिल्कुल. हम अच्छे से सब हाँ. कार्यों को हाँ. ये आप एक मिसाल बन सकते हैं. महेश्वर एक सही में एक मिसाल बन सकता है. जी मुझे, जी क्योंकि मैंने कच्छ में बहुत काम किया था, तो मुझे हमेशा लगता था कि पूरे देश में एक मिसाल है तो कच्छ है, लेकिन आज आप सबको सुनने के बाद लगता है कि महेश्वर भी एक मिसाल है. बिल्कुल. जी जरूर. बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद क्षितिज. Thank you so much, नासिर जी, मोहम्मद. Yes, Kshitij, really nice to see you and get to know you. I hope to meet you sometime. We should add him to the collective. Are you part of the collective, Kshitij? Sorry, Are you part of CD collective? No, I don't know. I follow, but I thought we'll add him. I was just going to say you must add him to the collective. जुड़े रहे सब एक दूसरे से. शुक्रिया, बहुत अच्छा था. बहुत ही धन्यवाद. शुक्रिया. धन्यवाद अमृत जी. आपको अभी आपका वीडियो काम नहीं कर रहा है, बट दीपक जी टू फैसिलिटेट, आपने बहुत ही पेशेंस से अमृत दादा को बिठाया और आपने जो 4-5 चीज बोली है, बहुत ही महत्व है वो हमारे लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम लोग महेश्वर. राहत, थैंक यू सो मच. Keep the social media and AI going forever. No, you need to take, हम सबको ट्रेनिंग सेशन अभी हम आएंगे, तो आप क्लास चला सकते हो. वो एक दूसरी इनकम आपकी बन सकती है. हम सब पेमेंट करेंगे सीखने के लिए. बिल्कुल मैम, डेफिनेटली आप जब भी महेश्वर आइए तो प्लीज बताइए. दिस वुड बी वेरी हैप्पी फॉर अस टू आपको दिखाने, आपको समझाने, आपको सिखाने, क्योंकि हमको मजा आता है इस क्राफ्ट में आगे दिखाने में और प्रमोट करने में. हमको भी कुछ सीखने को मिलता है. हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे, तो ये कारवा चलता रहेगा. और हम नर्मदा पे बैठ के गपशप करेंगे. बिल्कुल. Thank you so much आपको for नमस्ते others. और प्रणाम. मेरा प्रणाम आपसे. Yes. Yeah. Thank you And so much for thank the you, audience. Lata. Thank you, Lata, for this great moderation. Thank you, Krishna. Thank you, everyone. Yes. सब लोग जिसने ये सेशन को पुश किया. तो आज अच्छा अटेंडेंस भी था हमारा. तो चलिए, आप लोग भी अगले सेशन ज्वाइन करना चाहिए नासिर, जी बिल्कुल जरूर. Kshitij, and because I think you will have very good questions to others, which we Yeah. will have.
द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क हम नहीं पूछ पाएंगे उनको। आप जरूर आप ज्वाइन करिए हमारा महीने में एक बार तो 100% ऐसा है, दूसरे क्लस्टरों के बारे में भी आप भी जान सकते हो। डेफिनेटली मैम, विल लव टू डू। ओके चलो, गुड इवनिंग, बाय बाय, बाय थैंक यू, बाय। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सॉरी मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, हाँ, पर नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यस, ओके नमस्ते, मिलते हैं, बाय। थैंक यू।